सो वेलकम बैक टू द चैनल और आज मैं वेलकम करना चाहता हूं आकाश महेश्वरी को। एंड बिफोर वी बिगिन, एक बहुत बड़ी सी गुड न्यूज है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर योर बिगेस्ट अचीवमेंट। ये रॉक स्कूल से जो आपको सर्टिफिकेशन मिला है, प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। सो रॉक स्कूल, अगर ये म्यूजिशियंस देख रहे हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ 70% म्यूजिशियंस देखेंगे, सबको अभी तक शायद पता होगा कि रॉक स्कूल और ट्रिनिटी दो म्यूज़िक बोर्ड्स हैं जिसको सब एम करते हैं कि इनका ग्रेड 5 या ग्रेड 8 एग्ज़ाम एटलीस्ट देने का। ओके। सो रिसेंटली अभी नॉर्थ इंडिया में रॉक स्कूल के जो इंचार्ज हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि अब हम अकीमचंद स्कूल ऑफ म्यूज़िक, हमारा ऑनलाइन ही इंस्टीट्यूट है। ओके। तो अब हम ऑफिशियली रॉक स्कूल की सर्टिफिकेशंस अपने स्टूडेंट्स को दिलवा पाएंगे। और ये वेबसाइट पे भी अनाउंस हो गया? यस, ये वेबसाइट पे भी अनाउंस हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। यार आकाश, मैं आपको बचपन से जानता हूँ, तो अब सर का हटाकर चोला शुरू करते हैं चीजों को। यार मैं बचपन से देख रहा है, एवरेज पढ़ाई में है ना, सीबीएसई बैकग्राउंड से पढ़े हो, साइंस ली थी तुमने, तो ये म्यूजिक कहाँ से आ गई बीच में? स्टार्टिंग में देखता था दुर्गा पूजा में बजाते थे, दुर्गा पूजा से आज सेलिब्रिटी हो इतने बड़े, कैसी रही है जर्नी, उसके बारे में बताओ। पहली बात, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं भी अभी भी एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन हूँ। रोज़ अपनी आर्ट को प्रैक्टिस करता हूँ, रोज़ उतने ही फेलियर्स फेस करता हूँ जितने सारे म्यूजिशियंस फेस करते हैं। रोज़ कुछ ऐसा बजाता हूँ जो निकलता नहीं है। सो यस, इट ऑल स्टार्टेड। अगर ये मेरी ऑडियंस देख रही है तो शुभम जगदीश मेरे बड़े भाई के बेस्ट फ्रेंड हैं। बचपन से इन्होंने मेरे को देखा है, हम लोग सेम स्कूल्स में थे, साथ में ही खेले हैं, साथ में लड़ाइयाँ करी हैं, सब कुछ साथ में किया है। सो हाँ, इट ऑल स्टार्टेड विद अ हॉबी। ओके। सो आई डोंट नो मैंने कभी बताया है कि नहीं बताया है। सो मैं क्लास 8th में किसी के साथ एक रिलेशनशिप में आया, जो जीवन का पहला रिलेशनशिप हाँ, होता है। वो मुझे पता है सब कुछ। सो फिर मैं फुटबॉल बहुत खेलने लग गया। यश कहता, भाई देख, मैं स्कूल का कैप्टन बनाया गया हूँ, तुझे मिडफील्ड से खेलना है, तेरी फ्री किक्स अच्छी जाती हैं। ठीक है भाई, खेलते रहे खेलते रहे। फिर एक दिन मैडम से मुलाकात हुई कि मेरा ना फलाने स्कूल के साथ मैच है। ओके। मैडम का एटीट्यूड ही चेंज था। मैंने कहा ये क्या हुआ रातों रात? क्या तुम फलाने से लमाटियां बोलना चाहते हो? हाँ, वो जिसके साथ भी था हमारा। सो फिर बाकी दोस्तों से पता चला कि ये किसी और के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने लग गई हैं। मैंने कहा है, वो बंदा आर्टिस्ट टाइप का, डांस वांस करता था, गाने वाने गाता था, अपना तो म्यूजिक से दूर दूर तक वास्ता ही नहीं था। वहाँ से एक किक मिली कि यार जो ये आर्ट्स है, ये शायद कुछ तो करती है उस चीज़ में जो आज तक स्कैम चल रहा है कि गिटार खरीदो, लड़की मुफ्त। और गिटार ही क्यों, ड्रम क्यों नहीं? ड्रमर्स, यार ड्रमर्स को भी चिक्स मिलती हैं एक्चुअली। सो बट हमेशा से लाइमलाइट लीड गिटारिस्ट होता है। ओके। लीड गिटारिस्ट बीच में जाके मॉनिटर वेज पे पैर रख के गिटार सीधा करके ऑडियंस पे एक सोलो फेंकता है। सब ऐसे होते हैं, ओ भाई ये क्या बंदा था, ये बंदा तो ऊपर हेवन से सीधा स्टेज पे गिरा है, क्या सोलो था। सो वहाँ से किक मिली। हर बच्चे की तरह एक लोकल शॉप में जाके 1700 या 1800 का वो गिटार था, नीले रंग का। उसकी तो फोटो भी नहीं होगी कि मैं शेयर कर सकूँ, पॉडकास्ट में दिखा दे। आई ट्राई टू फिगर आउट उसकी फोटो है कि नहीं है। ओके। सो एक अमेरिकन ब्रांड है गिटार्स में, फेंडर, FENDER, पर वो गिटार था FENDAR। ओके, इंडियन फेंडर। यस, हम शुरू से ही सपोर्ट कर रहे थे। सो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके। धीमे धीमे सीखा एक बहुत अच्छे मेरे को टीचर मिल गए। वो चर्च में कीबोर्ड बजाते थे, ऑलराइट, बट उनके हाथ गिटार पे भी बहुत अच्छे थे। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद हिम। ओके। धीमे धीमे उनके साथ सीख के मैं क्लास का टॉपर बन गया। हमारा जो ग्रुप था जिसमें वो सिखाते थे इन म्यूजिक। हाँ, मैं शाम को स्कूल के बाद साइकिल उठा के फिर से गिटार लेके सीखा। उनकी क्लास का मैं टॉपर बना। उन्होंने धीमे धीमे दुर्गा पूजा में बजवाना चालू किया। फिर उन्होंने देखा ये स्टूडेंट्स के साथ अच्छा परफॉर्म करता है। फिर उन्होंने एक दिन ऑफर दिया, सर का नाम याद है ना, उन्होंने एक बार ऑफर दिया कि तुम मेरे ऑर्केस्ट्रा में प्ले करो। ऑलराइट। क्योंकि मैं सिंथ बजाता हूँ, मेरे भाई ऑक्टोपैड बजाते हैं, हमारे पास गिटारिस्ट नहीं है। तो आकाश, तू मेरा इलेक्ट्रिक गिटार ले, ये छोटा सा जूम का प्रोसेसर है। उस समय जूम, G1,
एक्सॉन ये सब नहीं आते थे, उनके पास जूम का प्रोसेसर था जिसमें एक्सप्रेशन पैडल भी नहीं था। उसमें उन्होंने पैचेस बना रखे थे, आकाश तू इसको यूज़ कर, तो बीच बीच में सोलोज मार, बीच बीच में फेलर्स मार। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट कमर्शियल ब्रेक थ्रू का चांस दिया था। ओके। घर वालों ने कहा सुनो 10th आ रही है, पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। उधर से स्टार्ट हुई ये चीज़। ओके। एवरी टिपिकल मिडिल क्लास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फुल ऑपोजिशन। मॉम हमेशा सपोर्ट में थी कि अरे वाह, क्योंकि मॉम आर्टिस्टिक हैं, उनसे ही मुझे मिला है। सो मॉम हमेशा सपोर्ट में थी कि सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हो। ओके। सो हर इंडियन बच्चे की तरह डैड एकदम, तुम नॉर्थ वो साउथ, गिटार इससे क्या होना है, टुनटुनियाँ बजाओगे, ये बनना है, इंजीनियरिंग करो, चाचू जैसा बनना है। घर में बिजनेस है? ये बिजनेस था हमारा। बड़े भाई ने 2 साल बिजनेस भी देखा, बिजनेस था, अच्छा था, बट हम लोग को कभी इंटरेस्ट नहीं आया। हम लोग का पापा का बाथटब का काम, हमारे घर में कभी आज तक बाथटब नहीं लगा, कोई हमें शौक ही नहीं, तो आज तक वो इंटरेस्ट ही नहीं आया कभी कि हम बिजनेस में घुसेंगे। फिर मैंने ये आर्ट्स चालू की, उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको अपना प्रोफेशन बना लूँगा, फुल टाइम म्यूजिक करने लग जाऊँगा। ये कब तक की बात है? टिल 10th? ये टू बी ऑनेस्ट मेरा बीटेक फाइनल ईयर तक मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे पता था कि मैं बजा लेता हूँ, ठीक ठाक बजा लेता हूँ, शायद अपने मोहल्ले में कोई कंपटीशन करवाए तो मैं टॉप 10 में शायद आ जाऊँगा। मैं बहुत एवरेज गिटारिस्ट हूँ। ओके। सो मुझे कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि मैं इसको एज अ करियर ले जाऊँ, दैट वुड बी अ बिग स्टेप। बट शुरू से ये था कि खुद से ही खुद को फंड करना है। तो शुरू से ही मैं म्यूजिक एजुकेशन में घुसा रहा। जब से मैंने स्टार्ट किया, मैंने उसके नेक्स्ट ईयर से ही सिखाना चालू कर दिया था। ऑलराइट। या मैं खुद को फंड करना चाहता था। क्यों? क्योंकि मुझे FENDER खरीदना था। वो मेरी मोटिवेशन थी कि मुझे वो खरीदना है। मैं कब तक ये लोकल गिटार बजाऊंगा, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता यार। मैं कोई वीडियो, शुरू से था कि वीडियोस डालने, उस समय वीडियोस का कोई चलन नहीं था। बट मेरे दोस्त के पास छोटा सा कुछ फोन वोन था, हम उस पर बनाते थे और खुद ही देखते रहते थे, एक एक ईयरफोन ऐसे ऐसे लगा के। ओके। उसमें हमें बहुत मजा आता था। हम खुद के अपने ही व्यूज 1000 बढ़ा देते थे अपने मोबाइल पे, और बहुत मजा आता था। ओके। तो यार जर्नी शुरू होती है बीटेक से। तो बीटेक आपने किया कंप्यूटर साइंस में, सभी करते हैं, तो वहां से प्लेसमेंट के समय और तुमको चूज करना था गिटार एज अ करियर, कितना मुश्किल वो था? आई स्टिल रिमेंबर, मुझे कॉलेज जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता था घर बैठो, सुबह सुबह उठो, थोड़ी जॉगिंग वॉगिंग करो, फिर गिटार प्रैक्टिस करो, कॉलेज नहीं जाना है। पर पता नहीं क्यों कॉलेज, मैंने कभी कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करी आज तक। और मैं बहुत अच्छे कॉलेज में था, मैं शारदा यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, जहाँ पे लोग कहते हैं भाई जाओ कैंटीन में, कुड़ियाँ, The world is here, where are you? Yeah, प्रमोशन हो गया। The world was literally there. जो हमें फर्स्ट फॉरेन स्टूडेंट्स का एक्सपोजर था वो वहीं से मिला था। ओके। बट मेरा मन नहीं करता था जाने का। ऑलराइट। सो 4th ईयर आया, उसमें पता चलने लगा कि भाई अब प्लेसमेंट्स होंगी। मैंने क्या किया, मैं जहाँ पे रहता था ग्रेटर नोएडा में, मेरे पास में एक स्कूल था, मैं हमेशा उसके सामने से निकलता था। मुझे वो स्कूल बहुत फैसिनेट करता था। मुझे ऐसा लगता था मैं बचपन में स्कूल में तो नहीं पढ़ा हूँ, मैंने स्कूल के, मुझे सपने आते हैं स्कूल के सपने, क्या वो ये स्कूल था क्या, मुझे हमेशा से लगता था। फिर एक दिन मैं सोचा मैं अंदर जाके देखता हूँ। ओके। सो दैट स्कूल इज समसारा वर्ल्ड अकेडमी। हाँ, ये ग्रेटर नोएडा। यस यस यस। तुम्हें दिखाया भी शायद, हमने कार से चक्कर मारा था। देखा। तो मैं अंदर गया और वो स्कूल की हर स्कूल में ना एक महक होती है। जैसे आप रिसेप्शन से एंटर करते हो ना, वो जो महक थी, इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड। सुपर। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं अंदर घुसा हूँ, मैं यहाँ म्यूजिक टीचर की नौकरी लूँगा। मैं बस ऐसे घुसा था देखने के लिए कि है क्या स्कूल, कैसे स्कूल्स होते हैं ग्रेटर नोएडा के, क्योंकि हम लोग बी टाउन से पढ़े हुए, हमें वो देखना था ये वर्ल्ड स्कूल्स कैसे होते हैं। ओके। बहुत अच्छा लगा, मैंने वहाँ जाके रिसेप्शन पे अप्लाई कर दिया। और पता नहीं कैसे मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ। उनके पास गिटार भी नहीं था, 3 स्ट्रिंग का गिटार था। एंड उनकी प्रिंसिपल को कंट्री म्यूज़िक पसंद था। उन्होंने बोला आकाश मुझे कंट्री म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो उस समय मैंने उनको कंट्री रोड्स टेक मी होम 3 स्ट्रिंग के गिटार पे सुनाया था। ओके। उस समय मैं गाता भी बहुत था, स्पेशली इंग्लिश क्लासिक्स। उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा यू आर द म्यूजिक टीचर। कॉलेज गया, कॉलेज जाने का मन ही नहीं करता। HOD के पास गया, सर मैं फाइनल ईयर में कॉलेज नहीं आ पाऊँगा। क्यों नहीं आ पाओगे? मेरा दोस्त कहता अविनाश, पुणे वाला अविनाश कहता सर इसकी प्लेसमेंट हो गई है। कहते हैं ये तो कॉलेज भी नहीं आता, बैच में किसी की भी प्लेसमेंट नहीं हुई, इसकी किस कंपनी में हो गई? तो उन्होंने मेरा वो देखा,
जो प्लेसमेंट क्या होता है, जॉइनिंग लेटर, समसारा वर्ल्ड एकेडमी, बीटेक। स्कूल में जो नौकरी, स्कूल में क्या करोगे? अब मैं बोलने वाला था म्यूजिक टीचर, पर यहाँ बीटेक करें। पीछे से अविनाश ने क्या बोला, सर स्कूल में क्या कंप्यूटर नहीं होते? मैंने कहा ओ यस, रिलेटेबल। मैंने कुछ नहीं बोला। कहते ठीक है, एनओसी मत आओ कॉलेज। ओके, फाइनली ईयर नौकरी चालू हो गई। कितना मिलता था स्कूल में? समसारा में मैंने ज्वाइन किया था 20,000 रुपये, इंक्लूडिंग पीएफ वीवीएफ सब इंक्लूडिंग था उसमें। और कितने घंटे जाना होता था? 8:30 बजे असेंबली होती थी, जिसमें मुझे कीबोर्ड बजाना होता था, और मैं 8:30 पे पहुंचता था, क्योंकि सुबह उठा नहीं जाता था भाई। कीबोर्ड कौन बजाता था? कीबोर्ड एक्चुअली कोई नहीं बजाता था, स्टेज पे से कीबोर्ड लगा हुआ है और कोयर एक्apella गा रहा है, ना कोई स्केल है ना कोई रिदम है, और मैं आराम से हीरो बन के, मतलब दिस इज वेरी रॉन्ग टू से। अब मैं एजुकेशन, बट उस समय यार हम 22 साल के थे, उस समय हमारे लिए कूल था कि हम लेट घुसे, हम शाहरुख खान की तरह एंट्री लें, और वहाँ पे कोई थाली रख के ये करेगा तब हम एंट्री लेंगे स्लो मोशन में, पर ऐसा कुछ नहीं होता था। मैं घुसा हूँ, असेंबली खत्म हो गई, मैं सीधा म्यूजिक रूम। प्रिंसिपल मैम ने फिर किसी हेल्प को भेजा, उनको रूम में ऊपर कट करो, आकाश टुडे इज द 3rd टाइम लेट हुए हो, देखा कोयर क्या गा रहा था? मैंने कहा यस मैम, कल से टाइम पे हो गई, यस मैम, कल से फिर 8:30। सो यस। तो समसारा ने तुम्हें कितने दिन बर्दाश्त किया? सो एक्चुअली फॉर्चुनेटली वहाँ के स्टूडेंट्स इतने ब्राइट, ओके, और मुझे वहाँ मेहनत करने में इतना मज़ा आता था कि मैं घर आके अगले दिन असेंबली में क्या होने वाला है, मैं वो डेडिकेटेड म्यूज़िक टीचर वहाँ का बन गया, जिसने एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे किसी ने आज तक रॉक बैंड का नाम नहीं सुना था, मैंने 3 महीने में रॉक बैंड बना दिया। ग्रेटर नोएडा में जो रॉक फेस्ट ग्रेटर वैली स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें मेरा बैंड जाके फर्स्ट आ गया। ये मैंने 6 महीने में कर दिखाया। तो क्या तुमने स्नीवली से सीखा था? उसके बारे में प्लीज बताओ ना। स्कूल ऑफ रॉक। ओके, सो हम लोग बचपन से स्कूल ऑफ रॉक इतनी बार देख चुके थे, लिटरली समसारा में डे 1 में स्कूल ऑफ रॉक वाला फील हुआ था। बोर्ड में लिखना किसको आता है यार, हम लोग को, हम लोग लिखते हैं तो ऐसे जाती है अलाइनमेंट। सो वही फील था पूरा। ओके, बट फॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स, ब्राइट स्टूडेंट्स म्यूजिक के लिए बहुत हंग्री थे, ओके, एंड आई सर्व देम द राइट, आई थिंक आई डिड माई बेस्ट, एंड स्कूल एक्सेल करने लग गया। तो एक बार जब स्कूल एक्सेल करने लगता है, आपने भी CMS में पढ़ाया है, आपको पता होगा, एकेडमिक्स वालों को प्रिंसिपल से गाली मिल जाएगी, इवेंट वालों को नहीं मिलती। ये भाग गए, इवेंट नहीं हो पाएगा। हमें ये ना अंदर अंदर पता था कि हमारे बिना कुछ काम होगा नहीं, पर मेरी जो मेहनत थी, मेरी जो स्कूल की तरफ डेडिकेशन था, वो मुझे पता था कि मैं अपने दिल से काम करता हूँ, और वो हर कोई देखता था। ओके, कि मैं बहुत ऑफ ट्रैक काम करता था। बच्चों को फील्ड में ले जाके सिखाऊंगा, क्योंकि उनको फील्ड में बैठना अच्छा लगता था। मैं वहाँ जाकर उनको म्यूजिक सिखा रहा हूँ, और आखिरी के 10 मिनट फुटबॉल लेके फुटबॉल खिला देता था, ताकि वो मुझसे कनेक्ट करें और वो बोले कि अगला म्यूजिक पीरियड कब आएगा। तो मैंने उनका म्यूजिक का भूख में स्पोर्ट्स ऐड कर दिया, क्योंकि शुरू से मुझे स्पोर्ट्स का तो बहुत कीड़ा था ही। हाँ, सो समसारा कुछ ऐसे चालू हुआ था मेरा। तो कितना टाइम तक चला? उन्होंने मुझे शुरू में 1 साल तक झेला, और फिर जिस स्कूल में मेरा बैंड फर्स्ट आया था, उसने मुझे ऑफर दे दिया डबल सैलरी का, 40,000 रुपये। ओके, फिर सो यू मूव्ड देयर? आई मूव्ड देयर। सो मेरे लिए 20,000 से 40,000 वाज अ ग्रेट जंप। ऑब्वियसली। सो आई मूव्ड देयर, बट मेरा किसी स्कूल में मन नहीं लगा। उसके बाद मैंने बहुत स्कूल छाने, फिर मैं आखिर में फिर समसारा में आके मैंने 2 साल नौकरी करी। ओके, एंड आज की डेट में भी मुझे समसारा के सपने आते हैं। उनकी जो प्रिंसिपल है कैप्टन प्रवीण रॉय, मैं उनको व्हाट्सएप पे आज भी लिखता हूँ, मैम कल आप फिर मेरे सपने में आई थी, आप मुझे डांट रही थी, मैं लेट आया था। आज भी मेरा मन करता है मैं समसारा में जाके पढ़ाऊं। नॉस्टैल्जिया तो होता है यार, है ना? आपका CMS के साथ होता होगा? बिल्कुल होता है, या जिस भी स्कूल के साथ होता होगा। हाँ हाँ। सब बहुत मजा आता था। ये किस ईयर की बात है यार आकाश? 2015। फिर क्या हुआ? 2015। समसारा में क्लास 11th में हर स्कूल में एक अरिजीत सिंह होता है। हाँ। क्लास 11th में आदित्य? मैं एक बच्चे से टकराया। उनका फर्स्ट म्यूजिक पीरियड था, मैं स्कूल में नया हूँ, फर्स्ट म्यूजिक पीरियड। जो टीचर क्लासिकल वाली अपनी मैटरनिटी लीव पे जा रही थी, मुझे हैंड ओवर करके कहती आकाश इस बच्चे के जरा गाने सुनो। खड़े हो आदित्य, कुछ सुनाओ। आदित्य ने सुनाया जो भेजी थी दुआ अरिजीत सिंह। हाँ। उसने गाना चालू किया, मेरे गूज़बम्स हो गए। ये क्या है बंदा है यार, ये क्लास 11th में क्या कर रहा है? क्योंकि हम लोग ने हमेशा प्रतीक को गाते हुए सुना है, तो हम लोग का बेंचमार्क बहुत ऊपर था।
क्योंकि प्रतीक नॉन लर्नेड म्यूजिशियन के हिसाब से क्या गाता है था, क्या गाता है। ट्रू। प्रतीक हमारा बचपन का फ्रेंड। मैंने आदित्य में वो चीज़ देखी प्रतीक वाली। ओके। मैंने कहा यार ये प्रतीक भी है, और जो प्रतीक के ऊपर जाके स्केल क्रैक हो जाता है बंदे का, वो भी नहीं रहा है। हाँ। मैंने आदित्य से उसी दिन कहा, क्लास के बाद मुझे को मिला। मैंने कहा शाम को क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ सर। मैंने कहा मेरा छोटा सा अपार्टमेंट है जिसको मैं स्टूडियो बोलता हूँ, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है शाम को आपकी हमारी तरफ से। हाँ मुंबई आ रहे हैं। ओके। शाम को मुंबई आ गया, बैंड फॉर्म हो गया हमारा अल्पत्र, जिसमें मैंने इंडिया में हमने अराउंड 1000 क्लब शोज एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड शादियों में प्ले किया। ओके। सो अल्पत्र वहाँ से चालू हुआ। प्ले करते 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 एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर है जिसने अपना यूट्यूब चैनल उस समय चालू कर दिया था। उसने ऑलरेडी 100K हिट कर दिया था। ओके। तो शी इज़ अ बिग ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर, तान्या खनीजो। ओके। तो उसने बोला, कहती है आकाश कितना कमा लेते हो बैंड में? मैंने कहा इतना कमा लेता हूँ। इतना कितना उस समय पे? उस समय पे अब यार दिस इज़ अ वेरी सैड पार्ट कि उस समय पे जितने रेट्स थे 2017 में, आज भी दिल्ली के वही रेट्स हैं। किसी भी अगर आप क्लब में परफॉर्म करने जाते हैं, आपका ट्रियो है, ट्रियो का मतलब है गिटारिस्ट, एक परकशनिस्ट जो कि कहोन लेके बैठेगा और एक दरबूका लेके बैठेगा। ओके। और वोकलिस्ट, आपको मैक्स जो मिलेगा वो होगा 12,000 रुपये एक शो का। और वो शो चालू होता है 6 बजे शाम को, जब कोई भी नहीं आएगा, तब साउंड चेक होती है जिसको वो लोग साउंड चेक बोलते हैं। ओके। ठीक है भैया, आपने साउंड चेक किया, तीनों इंस्ट्रूमेंट मिक्स हो गए, बाहर अच्छी आवाज़ आ रही है पीए में, और रात के बस 11 बजे तक बजाना है। 5 घंटा, बीच में कुछ ब्रेक्स मिलेंगी, उसमें आप सुट्टा करिए या जो करना है आपको करिए। 5 घंटे का 12,000 रुपये, जो तुरंत नहीं आएगा, अगले महीने आएगा। क्यों? क्योंकि इवेंट कंपनी है बीच में। ओके। ब्रोकरेज भी है वो बीच में? अपने पास रखेगी, यस। और हमें पता है वो इवेंट कंपनी 15,000 रुपये ले रही है उस रेस्टोरेंट से, और हमें 12 आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है रेस्टोरेंट्स के मैनेजर से डायरेक्ट, सर अपना नंबर दे दीजिए। हम लोगों ने कभी वो नहीं किया। हम कहते थे भाई इवेंट कंपनी का भी तो काम है, सबका अपना एक वो है ना। बिल्कुल सही बात। आप उसको बाईपास क्यों करोगे? मैंने कहा नहीं। सो वो रेट आज भी है। मैं हमेशा ये रेट्स पता लगाता रहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स या फिर कलीग बैंड्स, क्योंकि मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सबको गाइड करता रहता हूँ कि इतने इतने पैसे हैं। कैलकुलेटिव होकर अपना फ्यूचर अगर कदम रखना है, ये पैसे हैं। कोई ब्राइट ऐसी पिक्चर नहीं दिखाऊंगा कि तुम छोटे से रेस्टोरेंट में 50 लोगों के सामने परफॉर्म करके 50,000 रुपये उठा लोगे। वो जो बताते हैं ना वो मूवीज़ में होता है, लाइव ऐसा है नहीं। ओके। ये दिल्ली के रेट्स हैं। बॉम्बे के रेट्स से जस्ट डबल है, क्योंकि वहाँ खर्चा भी जस्ट डबल है। ठीक है। तो वो बैलेंस वही रहता है। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड गिगिंग, और ये रेट्स के बारे में ये चीज़ें हैं। ओके। फिर वहाँ से हमने शोज़ वोज चालू किए हुए। फिर तान्या ने बोला कि कितना कमाते हो? ओके। मैंने कहा तान्या इतना कमाता हूँ। बजा तो लेते हो, वो तो हम लोग को पता है, तुम ठीक बजाते हो। कहती यूट्यूब पे कभी वीडियो डालने का सोचा है? मैंने कहा ये ईयर कौन सा है? 2018। ओके। 17-18। ओके। मैंने कहा नहीं। कहती यूट्यूब ऑन करो। ऑन किया, कोई ट्रेंडिंग गाना है लगाओ, इसका डालो गिटार लिसन। डाला, एक आर्टिस्ट ने वो उसको पढ़ाया, मैंने उसको ध्यान से दिया। वो गाना मैं आजकल अपने बैंड में प्ले कर रहा था। तो मैंने कहा ये गलत क्यों सिखा रहा है? मैंने कहा इस गाने की ओपनिंग कॉर्ड मेजर नहीं है, मेजर 7th है, वो सुनाई पड़ रही है। मैंने कहा बंदा मेजर क्यों बता रहा है? फिर मेरा एक और दोस्त म्यूजिशियन, उसने बोला आकाश इस बंदे को शायद वो मेजर 7th वाली थ्योरीज ही नहीं पता है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बहुत डीप में इंफॉर्मेशन बाहर जा ही नहीं रही है। ओके। तान्या ने कहा तुम इससे अच्छा बना लोगे? मैंने कहा मैं बना लूंगा। कहती बनाओ और डाल दो। मैंने बनाया और डाल दिया। वो वीडियो 3-4 दिन में 20-25 हज़ार व्यूज चला गया। नीचे इतने अच्छे कमेंट्स आने चालू हो गए। मुझे यूट्यूब पे कभी अटेंशन नहीं मिली थी। मैं बहुत कुछ डालता रहता था, अपने बैंड की परफॉर्मेंसेस, हर बंदे की तरह मैं अपने बैंड को प्रमोट करने में लगा था कि भाई हमारे ओरिजिनल्स आने वाले, उससे पहले हमें ऑडियंस चाहिए, ओरिजिनल आने वाला, ऑडियंस चाहिए, ओरिजिनल आने वाला, ऑडियंस चाहिए। कोई अटेंशन नहीं मिला। मैंने एक गाने का ट्यूटोरियल डाल दिया, लोग आ गए भाई आप भगवान हैं, चरण कहाँ हैं? मैंने कहा ये कैसे कमेंट्स आ रहे? इतनी अटेंशन मुझे कभी नहीं मिली है। म्यूजिक की भूख है भाई। है। हाँ। क्लब्स में इतनी अटेंशन नहीं मिली, शादियों में तो अटेंशन कहाँ ही मिलती है। सब अपने पनीर में बिजी रहते हैं, और कि प्लेट खुली कि नहीं खुली सब वहाँ बिजी रहते हैं। म्यूजिशियन बजा रहा है, बजाते रहो। कोई अपनी फरमाइश लिख देगा थोड़ा हाई होके, आपको वो पूरी करनी है। हम हमेशा से वो कर रहे थे, हमें अटेंशन नहीं मिली थी कभी। वहाँ एकदम से पूरी जनता आ गई, गिटारिस्ट आ गए जिनको मैं जानता हूँ, अरे आपने यूट्यूब चैनल चालू कर दिया, पर आप बेकार सिखा रहे हो, उससे कुछ होगा नहीं।
हाँ ऐसा होता है। नेगेटिव रिव्यू सबसे पहले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं डिप्रेस हो गया, मेरे रात में सपने आ रहे हैं वो नेगेटिव रिव्यूज कि उसने ऐसा कमेंट लिख दिया नेक्स्ट वीडियो में मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। वहां से यूट्यूब चैनल चालू हो गया। तो तो 786 सब्सक्राइबर्स, आई स्टिल रिमेंबर 786 सब्सक्राइबर्स थे 2018 18 में। दैट वाज द फर्स्ट वीडियो। आज हम लोग कहाँ तक पहुंचे? 300 के होने वाले हैं। 300 के होने वाले हैं। तो कैसे शुरू हुआ, मतलब YouTube पर फिर तुमने अल्पत्व छोड़ दिया? वेयर इज आदित्य नाउ? आदित्य हमेशा से अपने शौक के लिए गाता था, कभी पैसों के लिए नहीं गाता था। टिल डेट मुझे गोवा जाना होता है, मैं हमेशा ग्रेटर नोएडा होते हुए फ्लाइट लेता हूँ गोवा की। ओके। वहाँ मैं हमेशा आदित्य से मिलता हूँ और हम बस बैठ के हम अब अपने दोनों के कानों के लिए गाते हैं। हम वो रिकॉर्ड भी नहीं करते, ना कहीं पोस्ट करते हैं। हम बस हम दोनों के कानों की और हम दोनों की आत्मा को तृप्त करने के लिए जैम करते हैं और वही पुराना सेट करते हैं जिससे हम स्टार्ट किया करते थे रेस्टोरेंट्स में। आज भी मैं और आदित्य आपस में कॉन्वर्स नहीं करते हैं। मैं बस स्टार्ट कर देता हूँ कॉर्ड्स, उसको पता होता है ये उस गाने की कॉर्ड्स, उस गाने का स्केल है। और जो ट्रेंडिंग गाना चल रहा होता है हम दोनों एक दूसरे से पूछते हैं अरिजीत का तुम क्या मिले सुना? कहता सर क्या गाना है। आई स्टार्ट, ही जॉइंस, क्योंकि उसने अपना होमवर्क किया हुआ, उसने सुना हुआ है। मैंने उस गाने को अपने चैनल पे कवर किया हुआ है, वी स्टिल जैम। सो आदित्य मेरा वो बिल्कुल छोटा भाई है वो मेरा, टिल डेट। तो अल्पत्व क्या बंद हो चुका है? ऑफिशियली येस, वी आर नॉट परफॉर्मिंग। कई बार हम रात में लेट नाइट पिलो टॉक्स में मैं और आदित्य बात करते हैं जब इंस्टाग्राम पे, सर फिर से चालू करें क्या? बहुत मन करता है, स्टेज बहुत मिस होती है। ओके। ये पोस्ट नालायक बात बता रहा हूँ। ओके। नालायक में तो मैंने पूरा स्टेज वाला वो ले लिया था, स्टेज का ऑर्गेज़म। कहता सर स्टेज बहुत मिस होती, फिर से चालू करें। तो एक्चुअली वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट इट अगेन, कमर्शियल शोज करना फिर से स्टार्ट करें और थोड़ा सा जेब भी भारी रहेगी उससे। सो यस, बट अल्पत्व के साथ मैं यूट्यूब चला रहा था अपना। ओके। मैं बीच में दोनों चीज़ें मैनेज कर रहा था। ओके। तो YouTube से आज की डेट में आकाश महेश्वरी बने, क्या जर्नी रही है YouTube की और अभी आगे का क्या प्लान्स है? मेरे लिए YouTube क्या था कि YouTube चालू किया, उसके 6-8 महीने बाद कोविड आ गया। हाँ ठीक है। मैं 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स पे था और मैंने तो आस छोड़ दी थी, कभी ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। हो गई, इतनी औकात थी। हाँ। कोविड आया, रातों रात मुझे याद है 15-15 हज़ार सब्सक्राइबर्स मैंने बढ़ते हुए देखे हैं। एकदम से 100 के हो गए क्योंकि सब घर पे बैठ गए। सबको एकदम से याद है वो यूट्यूब पे ये बंदा फ्री में सिखा रहा है। और फिर मेरा एक जो वीडियो है स्टाफ नोटेशन इन 15 मिनट्स, जिस पे अभी 2.5 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं। ओके। वो लोगों ने बहुत देखा। एंड उसमें लिटरली मैंने रिसर्च करके 2 किताबों की इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में उतारी थी। एंड उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स ये हैं कि आप बर्कली का अगर बिगिनर कोर्स करेंगे $1000 दे के, उसमें यही सिखाया गया है, जो कि सच है। एक डार्क रियलिटी है यार आकाश, सबको सीखना है लेकिन सबको फ्री में सीखना है। सबको सीखना है, ये मेरे साथ भी है, तेरे साथ भी है, इवन हर एक शायद यूट्यूबर के साथ होगा। सबको फ्री में सीखना है लेकिन अगले को ये भी समझना है शायद मेरी यही ब्रेड एंड बटर है। ऐसा क्या आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने कोर्सेज में? और कोर्सेज लाइक एवरी यूट्यूबर, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब कुछ फ्री में डाल दूँ, क्योंकि 2009 से पहले का जो आकाश था, अगर मैं ये सोचता हूँ अगर मुझे मेरा चैनल मिल गया होता पास्ट में कि मेरा फ्यूचर सेल्फ ये चीज़ें सिखा रहा है, हाँ। मैं आज अगेन सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, बट सिंस हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो हम पैसों से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन पे बातें करते हैं। हमारी करेंसी है सब्सक्रिप्शन, तो मैं सब्सक्राइबर की तरह। तो मैं आज 5 मिलियन पे होता अगर मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होती। और आज मेरे पास बहुत अच्छी नॉलेज होती, मैं और बहुत जॉनरास को एक्सप्लोर कर रहा होता। जैसे आजकल मैं क्यूबन, साल्सा और ये सब सुन रहा हूँ, मैं उन सबको एक्सप्लोर कर रहा होता। मैं आज जैज़ म्यूज़िक में डॉक्टर बन गया होता। सो अगर मुझे वो उस समय मिल गया होता चैनल, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब कुछ फ्री में डालूँ। बट अगेन, ये जो कैमराज ऑन है, कैमराज के ऊपर लाइट्स ऑन है, ये जो क्रू पीछे खड़ा है, हम सब सैलरी पे चल रहे हैं, हम सब पैसों पे चल रहे हैं। क्योंकि भाई, क्योंकि हम सबको चाय पीनी है, हम सबको खाना खाना है यार। सो कुछ तो एक प्रीमियम कंटेंट होगा जो कोर्स के अंदर जाएगा। वो मैं उसमें अपनी कुछ खुद के पर्सपेक्टिव्स बताता हूँ कि आप मेजर स्केल को ऐसे देखते हो, मैं मेजर स्केल को ऐसे देखता हूँ। आपने मोड्स याद किए हैं कि भैया डोरियन मोड है, वो डी डोरियन ही होगा, बट मैं आपको अपने कोर्सेज में बताऊंगा कि डोरियन डी डोरियन नहीं होगा। डोरियन को ऐसे याद करो कि वो मेजर स्केल में इतने नोट्स को चेंज कर दो एंड इट बिकम्स अ डोरियन मोड। मैं उसमें अपना पर्सपेक्टिव, और जब मैं स्टेज पे प्ले करता हूँ, मैं फ्रेडबोर्ड को कैसे देखता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ,
वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है मेरे कोर्सेज में। यार आकाश, काफी लोगों ने मीम बनाया है, वो तुम्हारा एक कोर्स है जिसमें तुम 50 रुपए में गिटार सिखा रहे हो, वो क्या है यार? वो कोर्स मैंने निकाला था कि अगर आज एक टीनेजर होता, मैं कितने पैसे बचा पाता अपने म्यूज़िक को सपोर्ट करने के, म्यूज़िक को सीखने के लिए। मैंने वो कोर्स उस बंदे के लिए निकाला है जिसको पैसे का वो पॉइंट ना है कि भाई पैसों की वजह से मैं, जो मेरा सपना है या जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है, मैं पैसों की वजह से सीख नहीं पा रहा हूँ। काफ़ी लोग रिमोट विलेजेस से भी आते हैं, वहाँ कोई म्यूजिशियन ही नहीं है आसपास उनके लिए, बट उनके पास इंटरनेट है थैंक्स टू मनी। यस सर। सो वो ये चीज़ सीखना है, मैंने उनके लिए निकाला है। सो जितने मीम्स बन रहे हैं, मैंने कहा बनाते रहो यार, मुझे चाहिए कि मैं उनको हेल्प करूँ। ओके यस। क्या आकाश महेश्वरी किस रिलेशनशिप में है? लड़कियों को सुनना था सर ये। एज ऑफ नाउ नो। एज ऑफ नाउ से लेकर थोड़ा सा और बात ये करनी है कि कैसे कोई लड़का ये डिसाइड करे कि शी इज द वन। यार आई थिंक मैं बहुत ही रॉन्ग बंदा होऊंगा यहाँ पे बैठ के जो ये चीज़ इस पे कमेंट करूँगा, क्योंकि हर बंदा जब किसी को डेट कर रहा होता है वो तुरंत वो धूम का अली बन जाता है। मुझे बाइक चला रूम रूम पीछे लड़की बैठी है, आगे 2 बच्चे आ गए इंक्लूडिंग मी। ओके डेट करना चालू कि आप तुरंत सोचते हो ओहो इसको माम से मिलवाया जाए कि ना मिलवाया जाए, लग तो रही यही है, शी इज़ द वन। तो म्यूजिशियंस तो बहुत रिलेट करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम ऑडियंस से एक्सपोज होते हैं। कोई किसी को हमारा आर्ट फॉर्म पसंद आता है, फिर वो और रिसर्च करता है तो बंदा भी अच्छा है। हाँ वी स्टार्ट डेटिंग। ओके तो इफ़ शी इज़ द वन और ही इज़ द वन, आई थिंक म्यूजिशियंस अगर आपकी इफ़ शी इज़ द वन, तो जब आप गिटार बजाओगे तो वो आपकी हेल्प करेगी, आपकी पिक हो जाएगी, वो बताएगी पिक कहाँ रखी है तुम्हारी, या फिर आपको प्रमोट करेगी वो अपने सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड्स को आपके वीडियोस भेजेगी। ओके शी विल बी प्राउड ऑफ इट। तुम बताओ, तुम लेट्स से तुम्हारी वाइफ कुछ कर रही है, तुम उसको नहीं, लेट्स से यू आर नॉट मैरिड, ओके हाँ अभी अच्छा लग रहा है। तुम एक आर्टिस्टिक बंदी से मिले हो जो आर्ट स्केच करती है, तुम्हें उसकी आर्ट का पता नहीं वो कितनी अच्छी है, बट तुम्हारे लिए बेस्ट होगी ना। बिल्कुल होगी। तुम गर्व से व्हाट्सएप स्टेटस लगाओगे, चेक दिस आउट। और शायद वो जब वो आर्ट प्रैक्टिस कर रही होगी, शायद वो उस कमरे में भी नहीं जाऊंगा। यस, आप उसकी प्राइवेसी को, और हर आर्टिस्ट को अपने एक स्पेस चाहिए होता है, और आप कोशिश करोगे या तू बना ले, रुक आज की चाय मैं बनाता हूँ, यू डू योर थिंग। आई थिंक फॉर एन आर्टिस्ट अगर आपको कोई आपका फुल कंसंट्रेशन उधर रखने दे रहा है, पकड़ लो भाई, शी इज द वाइफ मटेरियल, वाइफ हर अप। यार बस आप गोवा में रहते हो, ठीक है, बहुत लोगों का एक फैंटेसी वर्ल्ड है गोवा। तो गोवा में आपकी जर्नी कैसी रही? नोएडा से गोवा, मतलब पहले लखनऊ से नोएडा, नोएडा से गोवा, तो अभी भी आप गोवा रह रहे हो, तो कैसा है वहाँ पर सीन? गोवा में 2016 में एज अ टूरिस्ट गया था। वहाँ पे एक चाय का स्टॉल है अंजुना में, जिसकी मैं लोकेशन कभी नहीं बताता हूँ और आज भी नहीं बताऊँगा। ओके पर इंस्टाग्राम पे कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसकी लोकेशन भेज देता हूँ। वहाँ पे रोस्ट टी मिलती है, लिटरली जो हमारी अदरक वाली चाय होती है, इसमें रोस्ट पेटल्स डाल के बनाता है। मैंने एज अ टूरिस्ट वो पी थी, बारिश हो रही थी, मैंने उस दिन अपने आप से कसम खाई थी कि जिस दिन जेब में इतना रुपया हुआ कि मैं यहाँ आके एक लोकल की लाइफ जी सकूँ, एज अ लोकल रह सकूँ, नॉट एज अ टूरिस्ट, मैं आऊँगा। एंड मेरे यूट्यूब चैनल ने मेरी ये मदद की। जितना शुरू में मोनेटाइजेशन से पैसे वैसे आए, मैंने वो जोड़े, बिकॉज इट वॉज माई ड्रीम, मैं गोवा में एज अ लोकल रहूँगा। ओके फिर फाइनली गाड़ी ड्राइव हुई है, गाड़ी गोवा तक पहुँची है। तो आगे का मतलब बोलते हैं ना कि यार म्यूजिशियंस जो होते हैं, जो मॉडरेटर्स होते हैं, थोड़े इस दिन जगह, थोड़े इस दिन जगह, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा है क्या? आफ्टर गोवा क्या नई डेस्टिनेशन होने वाली है? यार रिसेंटली आई बीन टू लद्दाख, जहाँ पे मैंने अपना लेटेस्ट वीडियो शूट किया था, होटल कैलिफोर्निया। लद्दाख में मुझे फिर से इस बार वो एक बाइट आई, क्योंकि मैंने नालायक के साथ पूरा इंडिया घूम लिया है। Okay. मैंने सारी सिटीज़ नाप ली हैं। मुझे इस बार फिर से वो एक बाइट आई, मुझे लद्दाख रहना है। ओके एंड अगेन मैं प्लान कर रहा हूँ, सो मोस्ट प्रोबेबली मैं ले या फिर नुब्रा में जाके 6 महीने से 1 साल स्टेशन होना चाहता हूँ। मुझे वहाँ की लाइफ देखनी है, वहाँ के लोग कैसी मेहनत करते हैं, मुझे वहाँ का फोक म्यूज़िक एक्सप्लोर करना है। वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स हैं, सो वहाँ पे ट्राइबल म्यूज़िक है, मुझे वो देखना है, वो कैसे बजाते हैं, उनका स्टाइल क्या है, उससे मैं क्या क्या चीज़ें इंस्पायर होकर कुछ अपना बना सकूँ या फिर स्टूडेंट्स को सिखा सकूँ। सो लद्दाख इज़ ऑन माई माइंड नाउ आफ्टर गोवा। बट गोवा छोड़ना इज़ वेरी मुश्किल। जब मैं गोवा नया नया गया था, मेरी कॉलोनी की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझे बोला था, आकाश तुम्हें अभी दिक्कत हो रही है गोवा में, तुम्हें पर्दे की रॉड लगवानी, 3 दिन से कोई
पर्दा टांगने नहीं आया, कहती दिस इज गोवा, ये यूरोप जैसा है। Okay. लोग अपने मन से काम करेंगे। हमारा जो पर्दे टांगने वाला बंदा है, हाँ. वो तुम्हें फलानी फिश थाली खाते हुए मिलेगा जहाँ तुम खा रहे हो, हाँ. और तुम कहोगे कि आप आए नहीं लगाने, वो कहेगा ये मेरे खाने का टाइम है, मैं आपको नहीं जानता हूँ। गोवा इज यूरोप। तो मुझे उसने शुरू में कहा था तुम्हें पसंद नहीं आएगा गोवा, बट गिव इट 5 months। मैं गोवा रैप अप करने वाला था जब मैं गया था। आई वॉज अबाउट टू रैप अप, ये मेरी जगह नहीं है, मुझे दिल्ली वापस जाना है। हाँ. 5 महीना हुआ, उस लेडी ने मुझे ये भी कहा था 5 महीने बाद तुम इंडिया में कहीं नहीं रह पाओगे। मैं दिल्ली गया वापस, मेरा मन नहीं लगा। मैं लखनऊ आता हूँ, मुझे आज भी ये घर नहीं लगता। मैं गोवा लैंड होता हूँ डेबोले में एयरपोर्ट या फिर मोपा, मुझे लगता है मैं घर आ गया वापस। मेरा कैब वाला लेने आता है, मुझे ऐसा लगता है ओ वाओ मेरा फ्रेंड आया लेने मुझे। सीरियसली? या सो दिस इज गोवा फॉर मी। ओके, एक चीज़ पूछता हूँ आपसे कि यार जितने भी जेंजी हैं आज की डेट में सो कॉल्ड, यार वो लोग बॉलीवुड को मतलब बोलते हैं ये क्या ही म्यूज़िक है, म्यूज़िक तो वो ट्रांस है जो ईडीएम्स में बज रहा है, उसके बारे में बताओ ना। जेंजी, जिन लोगों को जेंजी की डेफिनेशन नहीं पता है, आई लाइक टू क्लियर, जेंजी इज 1990s के लेट बॉर्न या 2000 के अर्ली बॉर्न, जो आज 24 साल 25 साल वाले कैमरे के उधर खड़े। ओके नहीं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा। आई एम श्योर ये आर्टिस्ट, इनकी चॉइस बहुत अच्छी होगी, देयर आर्टिस्ट। ओके, सो जेंजी यस, अपने क्राउड में या फिर अपने ग्रुप में खुद को हिप्पी दिखाने का, वो ब्रो आई एम हिप्पी, आई एम यू नो यो, तुम आई एम यो, वो दिखाने के लिए कि भाई मैं तो इंडी म्यूजिक सुनता हूँ बस। ओके, बट ये वही बंदे हैं, वो याद है एक जोक था कि तुम अपने हेडफोन पे सबके सामने पिंक फ्लॉयड सुनते हो, हाँ, बट अकेले में जाके तुम वॉशरूम में अल्ताफ राजा सुनते होगे। ये वो बंदे हैं भाई। ओके, नथिंग अगेंस्ट इंडिपेंडेंट म्यूजिक हाँ, एंड नथिंग दैट आई टीच बॉलीवुड ऑन माई चैनल। Okay. मैं इंडी गाने का करता हूँ, मैंने इंडी बैंड के साथ टूर मारा है, किसी के लिए अगेंस्ट नहीं है। हाँ, बट बॉलीवुड म्यूजिक, अगर आपको म्यूजिक की समझ है, आपने A.R. रहमान सर, सलीम सुलेमान सर, विशाल ददलानी, शेखर अजवानी सर, और इफ आई एम मिसिंग आउट सम म्यूजिक कंपोजर अमित त्रिवेदी, अगर आपने इन लोगों की म्यूजिक को सच में एनालाइज किया है तो इनकी म्यूजिक कम नहीं है। इनके आप इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स चेक करो। सलीम सुलेमान हैव कम अप विद अ न्यू चैनल जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को पुश कर रहे हैं। आपकी अच्छी कॉम्पोजिशन है, सलीम मर्चेंट जी को आपने इंस्टाग्राम लाइव पे सुनाया, वो कहते हैं मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ आजा बॉम्बे, बहुत आर्टिस्ट के साथ हुआ है। इन लोगों का जितना भी ये इंडी म्यूजिक वाला सीन है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक वाला, इन लोगों को आप सुनिए। अमित त्रिवेदी का इंडिपेंडेंट म्यूजिक अगर आप सुनोगे तो आपको दिखेगा अच्छा ये बॉलीवुड में भी तो वही एलिमेंट्स डाल रहे हैं। ओके, सो जेन जी अगर बॉलीवुड को थ्रू बोल रहे हैं तो फिर इसका मतलब है आपको म्यूजिक की समझ नहीं है। सो अगर जेन जी थोड़ा सा म्यूजिक एजुकेशन लेना, म्यूजिक थियरी पढ़े, ओके, फिर इन गानों को सुने, जब उनको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे कितना अच्छा क्राफ्ट्समैनशिप दिख रहा है इस गाने में, ओके, तो वो बोलेंगे भाई बॉलीवुड में क्या म्यूजिक आ रहा है। यस 90% रीमेक्स आ रहे हैं जो हमें पसंद नहीं आ रहे। अभी लोग कहेंगे कि भाई लोग आर्टिस्टिक नहीं हैं, उड़ जा काले कामा फिर से आ गया। हाँ, क्या ये क्या गाना था, वो तो हमें तब समझ में आया था, फिर से तुम क्या क्रिएटिव नहीं हो, तुम क्या कुछ नई कॉम्पोजिशन नहीं ला पाए इस बार? सनी देओल और अमीषा के लिए कुछ नया कॉम्पोजिशन ले आते, एक नया लव सॉन्ग ले आते। उड़ जा काले कामा नया वाला सुनिए, आजकल वो मेरे लूप पे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी म्यूजिशियन उसको एनालाइज करने बैठेगा, वो देखेगा उस गाने में क्या क्या कॉर्ड्स यूज हुई हैं। पुराने वाले गाने में 4 कॉर्ड पे वो गाना बन गया था, इस बार उसमें क्या कॉर्ड्स यूज हुई हैं। सो अगर आप म्यूजिकली लिटरेट हैं, हाँ, तो आप उस रीमेक को भी ऐसे देखोगे, आप कहोगे वाओ क्या रीमेक किया है, मेरे ऐसा बंदा। ओके, गीक। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब जो नए नए म्यूजिशियंस बने हैं, जितना मैंने देखा है, वही बोलते बॉलीवुड आसान है, ये तो बेकार है, म्यूजिक तो वो है जो वेस्ट बजा रहा है, वो टफ है, मेटल टफ है, वो क्या है यार? कई ऐसा कुछ इनकाउंटर तुम्हारे साथ हुआ है? ऐसा इनकाउंटर मेरे साथ यस हुआ है, एंड मैं इस बात से 30% सहमत भी हूँ। ओके, क्योंकि बाहर के गिटारिस्ट, गिटार सोलोस, इलेक्ट्रिक गिटार, ये सब बाहर से आया है, हमारे इंडिया से नहीं चालू हुआ है। ओके, वो लोग पहले चालू हो गए थे। अब जिसने पहले चालू कर दिया था वो उसमें ज़्यादा रिसर्च करके बैठा होगा ना, उसने ज़्यादा कॉम्पोजिशंस निकाली होंगी, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बजाई होंगी जो यहाँ भी लोग बजा भी नहीं पा रहे हैं या बजा नहीं पा रहे थे। सो यस, बाहर के आपको ट्रैक्स में अगेन वहाँ पे भी उन गानों को अटेंशन नहीं मिल रहा है, वहाँ के म्यूजिशियंस भी परेशान हैं, हमारा म्यूजिक सुन लो भाई, तुम ये बस पॉप क्यों सुन रहे हो, तुम केवल चार्ली पूथ, ब्रूनो मार्स, कोल्डप्ले क्यों सुन रहे हो, तुम ड्रीम थिएटर सुनो ना।
तुम हमारे रश के गाने क्यों नहीं सुन रहे हो? तो इन बैंड्स को भी वहाँ अटेंशन नहीं मिल रही थी एक समय पे, और आज भी बहुत कम अटेंशन मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। बट हाँ, उनके गानों में बहुत टेक्निकल, उनके जॉनर ही हैं टेक्निकल, मैथ म्यूजिक, उसमें मैथ चलती है पूरी, कि एक मैथमेटिशियन बैठ के गिनेगा गाने में हो क्या रहा है, अगर आपकी गिनती गई आप गाने से रिलेट ही नहीं कर पाओगे। मैथ रॉक। सो यस, मैं इससे 20-30% सहमत हूँ, बट अगेन आप बॉलीवुड लेके बैठो, आपको वैसी एलिमेंट्स वाले यहाँ भी गाने मिलेंगे। यहाँ के म्यूजिशियंस कम नहीं हैं, गिटारिस्ट एक से एक हैं इंडिया में। वो बच्चा जो क्लास 9-10th में है, प्रोबेबली म्यूजिक को एज अ करियर बनाना चाहता है, प्रॉस और कॉन्स क्या हैं, या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उसके लिए? आई थिंक इफ़ यू आस्क मी, मुझे लगता है म्यूज़िक में 2 फील्ड्स हैं, वन इज़ परफॉर्मेंस, वन इज़ एजुकेशन, म्यूज़िक एजुकेशन। परफॉर्मेंस में केवल स्टेज पे खड़ा हुआ गिटारिस्ट, ड्रमर, बेसिस्ट, कीबोर्डिस्ट, सिंगर नहीं है, लाइट इंजीनियर भी है, साउंड इंजीनियर भी है, स्टेज टेक भी है, ये सब परफॉर्मेंस में। स्टूडियो में बैठा अरेंजर, कंपोज़र, प्रोग्रामर, मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर, मेरे हिसाब से वो भी परफॉर्मेंस में है। बट सेम बंदा, लेट्स से बॉलीवुड शादाब रहीम के अगर आप ट्यूटोरियल देखते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पूरे यूट्यूब पे पूरा गाने की DAW खोल के दिखा देते हैं कि बुलिया पसंद है तुम्हें, बुलिया में डिंग दंग दंग डिंग दंग दंग ये पसंद है, इस गिटार फाइल को लो सोलो करके सुनो, सारे इंस्ट्रूमेंट बंद, अब सुनो ये ऐसे रिकॉर्ड हुई थी, फिर हमने इस पे ये डाला, अब पूरे गाने को सुनते हैं जैसा आपको मूवी में सुनाई दिया था। ओके, वही बंदा जो परफॉर्मेंस कर रहा है, जो अरिजीत सिंह के गाने मिक्स कर रहा है, वो यूट्यूब पे आकर उसी की एजुकेशन दे रहा है। ओके, सो कई म्यूजिशियंस ये पाथ अपनाते हैं, हाइब्रिड, परफॉर्मेंस वाइल टीचिंग, जो मैंने किया था। आई वाज परफॉर्मिंग विद नालायक, जब बीच में शोज में गैप मिल रहा था, मैं आके यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा था कि भाई सुनो, स्टेज पे ये यूज़ हो रहा है, पता है बैंड्स ये यूज़ कर रहे हैं, पता है बैंड्स ये डिवाइस यूज़ करते हैं, उनसे उनका साउंड बहुत ह्यूज आता है, पता है आप जब फेस्ट पे आते हो आपको ड्रम की किक सीने पे इसलिए लगती है क्योंकि इंजीनियर ये कर रहा होता है। तो मैं जो चीज़ें वहाँ से इनसाइट्स ला रहा था, मैं यहाँ पे बांट रहा था। सो आई वाज आल्सो फॉलोइंग द हाइब्रिड मॉडल। ओके, परफॉर्मेंस, म्यूजिक एजुकेशन। म्यूजिक एजुकेशन में आपको, अगर आप सर्टिफाइड हो तो आपको बहुत हेल्प होने वाली, जैसे द रॉक स्कूल सर्टिफिकेशन दैट वी स्पोक अबाउट, ट्रिनिटी, ABRSM, एसोसिएटेड बोर्ड्स ऑफ रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक। अगर आप उससे सर्टिफाइड हो और आप किसी स्कूल में एज अ म्यूजिक टीचर जाते हो, विच इज़ अ वेरी नोबल जॉब अकॉर्डिंग टू मी, बहुत मज़ा आता है स्कूल में पढ़ाने में। बच्चों से आप 4 बातें रोज़ नई सीख के आते हो, आप एक नया म्यूजिक सीख के आ जाते हो बच्चों से। ओके, सो जो लोग इस तरफ जाना चाहते हैं, मैं उनको ज़रूर बोलूँगा, या नहीं भी जाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गो टू परफॉर्मेंस, जितनी आपकी स्किल है स्टेज पे, उसी स्किल को एक एग्जामिनर के सामने लगा दो ना, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट्स कभी वेस्ट नहीं जाते हैं। आप भी अपने स्टूडेंट्स को बाहर भेजते होगे, बोलते होगे सर्टिफिकेट्स जितने ज़्यादा हों बेटर है, ऑब्वियसली। सो ये सर्टिफिकेट आपको लंदन से मिल रहा है यार, और वो बहुत पुराना अक्रेडिट बोर्ड है। सो उसका सर्टिफिकेट, एक बेसिक सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से ग्रेड 5, ग्रेड 8 का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, वेरी गुड। आप परफॉर्मेंस भी करो, बैकअप में शाम को हर म्यूजिशियन, हम रात में क्लब 8 बजे के बाद जाते हैं ना, हाँ, सुबह म्यूजिशियन क्या कर रहा होता है? पॉइंट है यार, सुबह पढ़ाओ ना, म्यूजिक कल्चर फैलाओ और गिटारिस्ट को सिखाओ। सही बात है सुबह एजुकेशन दो यार। हाइब्रिड मॉडल फॉलो करो, शाम को परफॉर्म करो। सब ये जानना चाहते हैं कि यार अगर इससे क्या होता है, बीटेक किया, अपन IIT गए, इतना फैंसी जॉब मिल रहा है, तो एक म्यूजिशियन अर्ली डेज में क्या कमा पाता है, क्या सैलरी ब्रैकेट में वो आ पाएगा? बिकॉज चलना घर है यार, पे करने बिल्स है, 50,000 में घर नहीं चलता है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। तो स्टार्टिंग में कितना स्ट्रगल है उसके बारे में बताओ। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आप एक स्कूल में नौकरी ढूंढोगे, शाम को बच्चे बुला के घर पे पढ़ाओगे, कई बच्चों के घर जाके उनको म्यूज़िक सिखाओगे जिनको इंटरेस्ट भी नहीं है, कि मॉम डैड ने बोला भाई सीख लो। शुरू में बहुत स्ट्रगल है, और आज की डेट में भी ये स्ट्रगल है। बट आजकल जेन ज़ी, इनको स्ट्रगल नहीं पता है। इनको पता है गाने को लिखो, गूगल पे लिखो उसकी कॉर्ड्स, एक ट्यूटोरियल आ जाएगा, कॉर्ड्स देखो और अपने दोस्तों के बीच जाके बजाए हो। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हमेशा उस चीज़ को सुन के उसकी कॉर्ड्स निकाली, उसका सोलो सेक्शन निकाला, उसके टैब्स बनाए। हमें हमेशा से एक वेट करने का एक रिवॉर्ड मिलता था, इनको रिवॉर्ड नहीं मिलता। ये ऐसे लिखते हैं, आ जाता है सामने, तो इनका रिवॉर्ड कल्चर नहीं है। सो जेन ज़ी को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि भाई बिना मेहनत के अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो वो टेम्परेरी है, मिल जाएगी, बट वो टेम्परेरी, वो कल को छिन जाएगी आपसे।
वो आपका सैलरी ब्रैकेट भी हो सकता है। आज को वो 1 लाख कमाने लग गए, कल को वो छिन जाएगी, बट आपको अगर अपनी स्किल आपने इन्हांस कर दी है, वो स्किल आपके साथ रहेगी, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। सो सैलरी ब्रैकेट की बात करें, एक आई थिंक स्टार्टिंग म्यूजिशियन आज की डेट में भी 20 से 30 स्टार्टिंग म्यूजिशियन आज की डेट में भी 20 से 30 हज़ार रुपये कमा पा रहा होगा, बट उसके लिए वो इनफ है यार। उसको रोज़ पिज़्ज़ा नहीं खाना है, उसको रोज़ अपना गिटार बजाना है, उसमें उसको बहुत खुशी मिलेगी। बट येस, स्ट्रगल हर आर्ट फॉर्म में है। दिस इज़ आर्ट्स। आप एक अलग चीज़ लाओगे, आप इंडिविजुअल हो, आप वो सेम फार्मूला नहीं फॉलो करोगे, पाइथागोरस थ्योरम या तुम्हारी अकाउंटिंग, आप सेम फॉर्मूला, आप कुछ नई चीज़ लाओगे, अब पता नहीं दुनिया को अच्छी लगे नहीं लगे। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन आर्ट्स, बट आई थिंक इफ़ यू फॉलो योर हार्ट, दिल से कुछ बनाओगे ना, हर आदमी को अच्छी लगेगी। हर आदमी को नहीं तो 10 में से 7 को अच्छी लगेगी, एंड वो आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा आपके फाइनेंसेस में, जिससे आप उस आर्ट को और परस्यू कर पाओ। ओके, बहुत तो आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल कॉपी करते हैं। यार आकाश महेश्वरी किस ब्रैकेट में है आज की डेट में? यार अगेन, हर बिजनेसमैन की तरह, क्योंकि व्हेन यू आर अ कंटेंट क्रिएटर यू आर अ बिजनेसमैन। यस, यूट्यूब एड रेवेन्यू, आप भी यूट्यूबर हो, आपको, मुझे, हम सबको पता है यूट्यूब एड रेवेन्यू से कुछ नहीं आ रहा है। बिजली का बिल भी नहीं पे होगा। बिजली का बिल भी नहीं पे होता है यूट्यूब एड रेवेन्यू से। यूट्यूब एड रेवेन्यू इतना शिटी है, किसी से क्या छुपाना। मेरा एड रेवेन्यू 1000 व्यूज़ पे मैंने कल कैलकुलेट किया था 23 रुपये दे रहा है, 23 रुपये। और हमारे कितने वीडियोस होते हैं जब मिलियन व्यूज़ चले जाते हैं, लोग नीचे कमेंट्स लिखते हैं, सर आप तो वीडियोस डाले, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, आपको तो स्पॉन्सरशिप मिली, सर मुझे एक फ्री गिटार दे दो। मैं तेरे को फ्री गिटार दे तो दूँ, पर तू क्या इतनी मेहनत कर पाएगा? पहले तू मुझे बता, तू इतनी मेहनत तूने कहाँ की आज तक? एक एग्जाम्पल तो दो। हमारे पास अक्के हिमसल स्कूल ऑफ म्यूजिक में हमने कुछ स्टूडेंट्स को चालू किया है स्कॉलरशिप्स देना। ओके, मैं जिन क्लासेस का 4000 रुपीज़ पर सेशन लेता हूँ, मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को 200 रुपीज़ क्लास देता हूँ। 1 घंटा बैठता हूँ उनके साथ, रात में 11 बजे बैठता हूँ। ओके, जब मैंने खाना खा लिया, मुझे जिम के लिए सुबह 5 बजे उठना है, मैं रात में 11 बजे बैठता हूँ, क्योंकि मेरे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हैं। मैं चाहता हूँ ये कुछ कर जाएँ, मुझे पता है ये शायद पैसे नहीं दे पाएंगे, बट मत दो यार, मैं चाहता हूँ तुम कुछ कर जाओ। कल को जब कर जाओगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें टीवी पे देखूंगा, तुम परफॉर्म करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा स्टूडेंट था, स्कॉलरशिप प्रोग्राम में था, मेहनत थी बंदे में, इसलिए मैंने भी इनपुट डाला। बट लाइनस टेक टिप्स ने या फिर MKBHD ने अपने ट्विटर पे डाला था, ही इज़ अ यूट्यूबर, तिवारी फॉलो करता है टेक वाला। जैसे हमारे टेक्निकल गुरुजी होते हैं, वैसे असली टेक्निकल गुरुजी MKBHD। ओके, MKBHD ने अपने ट्विटर पे डाला था कि भाई इंडियंस, साफ लिखा था उसने, इंडियंस प्लीज़ मेरे DM में आके ये बोलना बंद करो कि ये मोबाइल आपके पास 40 पड़े हैं, आईफोन भेजें, प्लीज़ एक आईफोन मुझे दे दो। उसने ये चीज़ आके बोली थी कि यार इस पर्टिकुलरली इंडियन से मुझे ये कमेंट किया था, क्योंकि हमारे नेट फ्री है ना, बाहर नेट है ही नहीं। बाहर एक सिम लेने के भी कनाडा में $150 लगते हैं महीने के, हमारे तो सिम कैसे मिलता है हम सबको पता है। तो उसने बोला कि भाई प्लीज़, उसने अपनी डेमोग्राफिक्स दिखाई कि देखो इंडिया से सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मुझे फ्री माल दे दो। हम लोग ये फ्री माल के पीछे क्यों भाग रहे हैं यार? कुछ मेहनत करके दिखाओ। तुम सच में, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है, तुमने कुछ किया है, आप अपना एक वीडियो क्रिएट करो, एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो, MKBHD को मेल करो, वो बिना पूछे तुम्हें भेजेगा। सेम थिंग हैपेंड विद मी, जो मैं लाइट कंपनी से स्पॉन्सर्ड हूँ, दे आर कॉल्ड नैन लाइट, हॉलीवुड में यूज़ होती हैं वो लाइट्स। मैंने उनको अपना एक वीडियो भेजा कि मैंने ये एडिट किया था, सिनेमैटिक एडिट किया, जो कि मुझे बहुत पसंद है, फिल्म मेकिंग, साउंड प्रोडक्शन, SFX। मैंने उनको भेजा कि भाई मैंने ये गोडॉक्स की 15,000 की अमेज़ॉन की लाइट से मैंने ये चीज़ें बनाई। भाई उन्होंने मुझसे 3 या 4 सवाल पूछे। उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी नहीं पूछा कि हम तुम्हें लाइट्स भेज देंगे तो तुम महीने में कितने वीडियोस बनाओगे, कुछ नहीं पूछा। उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए की लाइट्स भेज दी US से, जो कि मेरे गोवा में सेटअप है, जो मैं एक 2 ट्यूब्स यूज़ करता हूँ, ब्लू ग्रीन। उन्होंने 2 लाख की लाइट्स ऐसी भेज दी। मुझे उस दिन समझ में आया, इन लोगों को मैसेज करके भीख मत मांगो, इनको दिखाओ कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है। तुम्हें जब एक छोटी सी चीज़ थी, तुमने उससे ये अचीव कर लिया। जब आप मुझे अपना एक अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट देंगे, सोचिए मैं उससे क्या बना सकता हूँ। वो तुम्हें स्पॉन्सर करने के लिए आगे आएंगे। सही बात है यार। आकाश, तेरी ऑडियंस, उससे ज़्यादा मेरी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आकाश महेश्वरी कमाते कितना है। मैं इसका कैसे जवाब दूँ? हर महीने एक अमेरिकन स्टार्ट खरीद सकता हूँ मैं। यार मेरे को तो समझ में नहीं आया ये क्या होता है। अमेरिकन स्टार्ट इज व्हाट?
फेंडर का गिटार याद है? FENDER। हाँ हाँ। उसके जो सबसे प्रीमियम होते हैं वो मेड इन अमेरिका होते हैं। अमेरिकन फेंडर स्ट्राटोकैस्टर 1.5 लाख का आता है। ओके। तो मैं हर महीने स्टार्ट तो खरीद सकता हूँ, अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग एवरीथिंग। हाँ, मैनेजिंग वो जो वहाँ पे मुझे बाइफरकेशन जानना है, यूट्यूब से कितना मिलता है और आपका जो आपका टीचिंग है एकेडमिक्स का पोर्शन उससे कितना मिलता है, एंड जो आप पर्सनलाइज प्रीमियम ट्यूशंस जिन्हें देते हैं, जो आपके मैक्सिमम जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स बोला जरा गलत होगा, जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका से हैं या बाकी किसी देश से हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन प्लीज बताओ। बाइफरकेशन, मैं आपको बाइफरकेशन बताता हूँ। उस दिन मैंने CEO को भी बताया था, आज आपको बताता हूँ। यूट्यूब एड रेवेन्यू आता है $100, बिजली का बिल $100, और कई बार तो 2 महीने में $100 आ रहा है, विच इज़ 8,000 रुपये। और क्यों इतना कम क्यों है 300K के चैनल पे? क्योंकि मैं ओरिजिनल ट्रैक्स के ऊपर प्ले करके दिखाता हूँ। कि ओरिजिनल ट्रैक के साथ प्ले करके दिखाता हूँ कि टाइमिंग समझ में आए लोगों को। ओरिजिनल ट्रैक जैसे ही यूज़ करते हो आप पे कॉपीराइट आ जाता है। फिर आप उस वीडियो को, जिससे आप वीडियो से 10,000 कमा सकते थे, उससे आप केवल 400-500 रुपये कमा पाते हो। बट अगेन मैं पैसों के लिए उसमें घुसा ही नहीं था। मेरा था कि मैं लोगों को सिखा पाऊँ टेक्निक। वो टेक्निक सिखाने के लिए अगर मेरा कॉपीराइट मर रहा है, माशुदा कॉपीराइट, माशुदा पैसे, पर मेरा गोल तो मीट हो रहा है ना। स्टूडेंट सीख पा रहे हैं ओरिजिनल गाने में कैसे क्या बजा था स्टूडियो में, वो देख पा रहे हैं। यूट्यूब एड रेवेन्यू इतना हो गया। अगेन कमाने को तो देयर हैव बीन मंथ्स। शाहरुख भी शादी में नाचता है, पोस्ट नहीं करता है इंस्टाग्राम पे, नाचता है। हम भी करते हैं कुछ चीज़, हम पोस्ट नहीं करते, बट हम प्राइवेट इवेंट्स जहाँ पे लोगों के अच्छे बजट्स होते हैं और लोगों को चाहिए कि भाई एक सिंगर है जिसके 300K हैं, एक गिटारिस्ट है जिसके 300K हैं, आप दोनों साथ में परफॉर्म कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हैं। कितना लोगे? हम एक सेट का 2.5 लाख रुपए लेंगे, आ जाओ। गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, एक सेट बजाना है संगीत में 1.5 घंटे का, 2.5 लाख रुपए ले लो। सो देन देयर आर दोज मैरिजेज ऑल्सो। ओके। यस 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 यस। बट हम म्यूजिशियंस आजकल वो हो गए ना यार, शादी वाली गिग नहीं डालेंगे। शादी तो छोटे म्यूजिशियन बजाते हैं, तो शादी वाली गिग नहीं डालेंगे, शादी वाली गिग नहीं डालेंगे वैसे करके। सो यस देयर आर थिंग्स जो हम लोग नहीं डालेंगे, नहीं डालते हैं। देन जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं जिनके लिए मैं सुबह 7 बजे जब मुझे जिम में होना चाहिए, जस्ट बिकॉज कनाडा में रात हो रही है और वो मेरा प्रीमियम कस्टमर अभी फ्री हुआ है अपने ऑफिस से, उसको उस समय क्लास चाहिए। मैं अगर अपना जिम छोड़ के आपको 1 घंटा गिटार सिखा रहा हूँ, सो यस मैं उसके लिए एक कुछ प्रीमियम चार्ज लूँगा। ओके। सो रिमेनिंग रेवेन्यू मेरे प्रीमियम कस्टमर्स और जो लोग मेरे कोर्सेज खरीदते हैं, मेरे पेड कोर्सेज खरीदते हैं, वहाँ से। एंड देन एक जो तीसरी रेवेन्यू है जो अभी रिसेंटली चालू हुई है, वो चालू हुई है यूट्यूब के सुपर थैंक्स से। मैं कई बार बोलता हूँ अपने व्लॉग्स बनाते हुए, आजकल नहीं बनाता हूँ, कई बार व्लॉग्स बनाते हुए बोलता भी था, ये मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, यू कैन स्पॉन्सर माई नेक्स्ट कॉफ़ी। लोगों ने स्पॉन्सर की हैं। अच्छा। लोगों ने 3-3 हज़ार रुपये भेजे हैं कि सर बात है। नेक्स्ट टाइम ना स्टारबक्स में पीना, अच्छा वीडियो आएगा। वाओ। सो वहाँ से मैं उसके लिए अगेन आई लाइक टू थैंक माई ऑडियंस। सुपर थैंक्स में लोग बहुत सपोर्ट करते हैं कि यार अगर मेरे कुछ भेजने से तुम्हें इसमें से ऐड रेवेन्यू तो आने नहीं वाला, मैं तुम्हें ऐड रेवेन्यू दे रहा हूँ। यूट्यूब क्या देगा? मैं दे रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तुम्हारी नेक्स्ट व्लॉग की कॉफ़ी मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, टेक दिस 2,000 रुपये गो। तो बाकी वो उधर से कभी कभी बन जाता है, कभी कभी नहीं बन पाता है। अच्छा, तुम्हारा एक प्रोग्राम है जैसे कि जो लोग गोवा घूमने आ रहे हैं और म्यूजिक में इंटरेस्ट है, वो बहुत फेमस है, मतलब मेरे घर में स्पेशली, वो क्या है? जो मैंने रिसेंटली वर्कशॉप्स चालू करी है। हाँ हाँ, वो वर्कशॉप्स। यस यस यस। सो अगर आप गोवा घूमने गए और आप कह रहे हो कि भाई हम 7 दिन अंजुना या वैगाटोर में रुक रहे हैं, और मैं आपसे बोलूं रोज़ उस 7 दिन में जब हम गोवा घूमने जाते हैं हम 11 बजे सुबह उठते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। मैं कहूँगा 11 बजे ना उठ के ऐसा करना, 10 बजे उठना, कांदोली में आ जाना, 1 घंटा मेरे साथ बैठना, मैं तुम्हें गिटार दे रहा हूँ। ओके। मैं तुम्हें गिटार एक्सपीरियंस पूरा फील कराऊंगा कि बिगिनर्स कैसे सीखते हैं, और मैं मेरे साथ तुम्हें 7 दिन बैठा, तुम 7 दिन के लिए आओ, 7 दिन मेरे साथ रोज 1 घंटा बैठ जाओ। तुम जब घर जाओगे ना, वो गिटार तो तुम लेके जाओगे ही वापस, मैं तुम्हें अपने बिगिनर्स कोर्स का फ्री एक्सेस दूंगा, ऑल इंक्लूडेड। ओके। तुम उन 7 दिन में गिटार पकड़ना, गिटार पे क्या नहीं करना है, क्या करना है, पर्सनल थिंग, 101 पर्सनल, 101 यस फिजिकल। तो मैंने वो एक थोड़ी सी प्रीमियम सर्विस चालू करी है। उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग गोवा आके, क्योंकि गोवा आके आप मस्ती करने गए हो, वापस आए आप कहोगे मस्ती करते करते मैं एक आर्ट भी सिखाया। आई नो द बेसिक्स ऑफ गिटार, घर आए कोर्स लगाया, टीवी पे गाना बजाना आ गया। गाइस ये मैंने गोवा में सीखा था 7 दिन में। जब मेरे फ्रेंड्स मस्ती कर रहे थे, मैंने उस मस्ती के साथ एक स्किल ऐड कर ली।
मैंने वो कोर्स उसके लिए बनाया है। हाँ, वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है एंड मुझे बहुत मज़ा आता है वो सिखाने में फेस टू फेस, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट आई एम टीचिंग फेस टू फेस। कई मंत्रियों के भी फ़ोन आते हैं कि आपको पता है हम कौन बोल रहे हैं, हम आपसे ऑनलाइन सीखेंगे, बट हम लोग हाथ जोड़ के बोल देते हैं कि हम ऑनलाइन ही सिखा पाएंगे, हम फेस टू फेस नहीं सिखा पाएंगे। अगर आपको फेस टू फेस सीखना है, आप गो आइए उस प्रोग्राम में। और वो कहीं भी अवेलेबल नहीं। अच्छा, बाबुल सुप्रियो के साथ आपने बजाना शुरू किया था, कैसा एक्सपीरियंस था वो? बाबुल सुप्रियो एक्सपीरियंस वाज ग्रेट। उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा था ट्रिपल स्ट्रमिंग का, जिसमें मैंने एक सब्सक्राइबर की रोस्टिंग की थी। उनको मेरा वहाँ पे एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे फ़ोन करके यही बोला था, आकाश गिटारिस्ट बॉलीवुड के भी मेरे पास बजाने के लिए आ जाएंगे, मुझे अगर रिकॉर्ड करने के लिए बुलाना हो, मैं कल्याण बरुआ जी को भी बुला लूँगा, शोमू सील को भी बुला लूँगा, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बहुत पसंद आया, तुम बजाओगे मेरे साथ। फिर वी डिड सम स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स। उनका उस समय यूके टूर प्लान हो रहा था, फिर कोविड आ गया था। तो यूके टूर में आई वाज द गिटारिस्ट, आई वाज सपोज टू प्ले विद हिम द एंटायर यूके। ओके, कोविड आ गया था। सो या दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ही इज़ अ जीनियस गाय एंड फिटनेस, ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स जिसने मुझे इंस्पायर किया था कि फिट हो जाओ। मुझे रोज़ कहते थे जब भी मिलते थे, आकाश अबे 28 साल का पेट देगा अपना। एंड वो मेरे सामने 90 मिनट के फुटबॉल मैचेस खेलते थे अपने हाउस पे, और मैं उनकी फिटनेस देखे कि 50 साल का बंदा 90 मिनट कैसे खेल रहा है। यार ये तुम्हारा जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मैं यहाँ पर ज़रूर तुम्हारी पुरानी वाली क्लिप लगाने वाला हूँ यार, वो कैसे किया एंड व्हाट ट्रिगर्ड यू, ताकि हमें जैसे लोगों को भी वो ट्रिगर करे और हम भी ट्रांसफॉर्म करें। कोशिश की थी तुम्हारे साथ एक बार। सो अगर आप लोग जो वो क्लिप दिखाने वाले हो, चलो मैं आप लोगों को खुद शेयर कर दूंगा। दैट वाज माय सर्कल ऑफ 5th वीडियो, जिसमें मैं बोर्ड पे बैठ के वो ब्राउन टी शर्ट में सिखा रहा हूँ। उस वीडियो को शूट करने के लिए मैंने 5 टेक ले लिए थे। क्यों? क्योंकि हर टेक में मुझे अपना पेट बहुत ज़्यादा दिख रहा था, और 5वां टेक भी जो मैंने डाला, जो मेरे हिसाब से मेरा पेट कम दिख रहा था, नीचे कमेंट्स आ गए, गिटार अच्छा बजाते हो, एजुकेशन अच्छी है, अब पेट का कुछ कर लो, मर जाओगे। कितना वेट था उस समय? आई वॉज 86 kgs। नाउ आई एम 65 एज वी स्पीक, और अभी मैं थोड़ा सा गेनिंग फेज पे चल रहा हूँ। सो हाँ, मैं अराउंड, फिर मैं काट के 60 kg पे आया। मैंने अराउंड 26 kg कट किया था 5 महीने में। 5 महीने में मुझे 4 एप्स दिखने लग गई थी या दैट। उस दौरान मेरा वर्क काफ़ी सेक्रीफाइस हुआ, वीडियोस कम डाले, क्योंकि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपको बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। अगर आप खुद से किचन में खड़े होकर अपनी मील नहीं बना सकते हैं, तो आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हैं। आप कहोगे कि चलो बीवी बनाएगी, मम्मी बनाएंगी, आप नहीं हो पाएंगे। आपको खुद खड़े होकर डिजिटल मीटर लेके नाप के खाना है, कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करनी है। बट वो शुरू में बस 5 महीने का खेल है। एक बार आप डिसिप्लिन्ड हो गए, आज 2.5 साल हो गया है, और अभी 2.5 साल मैं 15% बॉडी फैट के नीचे ही चलता रहता हूँ। जब मुझे कुछ शूट करना होता है, शर्ट उतारने वाली चीज़ होती है। अभी जैसे मेरा एक शूट आने वाला है, वी आर कमिंग ऑफ विद आवर डेनिम कलेक्शन। ओके, सो दिस बॉम्बे डिज़ाइनर, मेरी पुरानी दोस्त नताशा बख्शी। सो हम नताशा बख्शी क्रॉस अक्की हिमसेल्फ डेनिम कलेक्शन ला रहे हैं। दैट विल बी एम्ड फॉर म्यूजिशियंस। ओके, क्योंकि म्यूजिशियंस को स्टेज पे खड़ा होना, यू गॉट अ लुक अट्रैक्टिव। तुम आई कैंडी होने चाहिए। तुम्हारा गिटार तो बोले ही बोले, जिसको म्यूजिक की समझ नहीं है ना, वो तुम्हें देख के बोले वाओ, दिस गाय इज डिसिप्लिन्ड, ही वर्क्स ऑन हिमसेल्फ। नॉट ओनली ही वर्क्स ऑन हिज गिटार, ही वर्क्स ऑन हिमसेल्फ। आई लाइक दिस गाय, आई नीड टू फॉलो दिस गाय ऑन इंस्टाग्राम। वंस दे फॉलो ऑन योर इंस्टाग्राम, एंड आजकल क्या बोलता है, आजकल इंस्टाग्राम फॉलोइंग ही बोलती है। इस बंदे की 1 मिलियन है। वो कहाँ से चालू हुई? वो स्टेज से चालू हुई, जब तुमने लोगों को दिखाया कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं अच्छे कपड़े भी पहन लेता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम वर्साचे डीजल पहनने लग जाओ, तुम सस्ती सी शर्ट भी पहनोगे ना, तुम पे अच्छी लगेगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ से चालू हुआ था। मेरे वीडियोस पे कमेंट आने लग गए थे, पतले हो जाओ, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा इसमें मैं पतला नहीं होऊंगा, मैं थोड़े से पैसे लगाऊंगा। यश ने मुझे स्पॉन्सर किया था, बाय द वे, मेरे बड़े भाई ने। यश ने बोला था गोल्ड जिम ज्वाइन करो, कितना पैसा लगेगा? 25,000। जेपी जाओ, प्राइवेट ट्रेनर कितने का है? मैंने कहा 60,000। मैं दे रहा हूँ, तुम जाओ। मैं बॉडी नहीं बना पाया, तुम बना लोगे, तुम डिसिप्लिन हो, तुम हो सकते हो। तुम्हारे हाथ में साइकिलिंग का टैटू है, तुम्हें साइकिलिंग के लिए अगर 4 बजे उड़ जाते थे, तुम जिम के लिए भी उड़ जाओगे। यश ने मुझे स्पॉन्सर किया था। तो मेरी फिटनेस तो यश ने स्पॉन्सर किया। यश ने ही मेरा गिटार स्पॉन्सर किया था। फर्स्ट इलेक्ट्रिक गिटार यश ने दिलाया था। तो यश हैज ऑलवेज बीन माय स्पॉन्सर। यार तुम्हारी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कितने हैं? लोगों को चाहिए ना कि मुझे आकाश जैसी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तो आई डोंट थिंक मेरी बहुत एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है। ये टी शर्ट मुझे डॉक्टर अभिषेक ने गिफ्ट करी है आज से 2 साल पहले। मैं यही टी शर्ट पहन रहा हूँ।
मैं कपड़ों वपड़ों पे ज़्यादा नहीं खर्च कर पाता हूँ। मैं सोचता हूँ वो मैं म्यूज़िक में पैसा लगा लूँ या फिर नए गिटार खरीद लूँ। गिटार मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। गोवा में मैं सोचता हूँ साउंड्स कैसे अच्छी कर लूँ, मेरा वीडियो और अच्छा कैसे दिखे, बीइंग अ वीडियो क्रिएटर। तो लाइफस्टाइल में लिटरली मैं बाल घर पे खुद से शैम्पू करता हूँ। मैं सैलून शायद 3 या 6 महीने में एक बार जाता हूँ। मुझे पता है मेरी बियर्ड परफेक्ट नहीं दिखती है, मैं खुद से शेव करता हूँ। मैं ये सब पैसे बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मेरा सच में मंथली अगर आप देखो, मेरा कोई भी खर्चा नहीं। मतलब गोवा रहते हो, रेंट जा रहा है, गाड़ी का पेट्रोल जा रहा है जब मैं गाड़ी पे चलता हूँ। पर मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जाके फ़िश लानी है तो मैं वॉक करके जाके ले आऊँ या फिर जॉग करते हुए ले आऊँ। मैं हाथ में थैला पकड़ता हूँ, जॉग करता हुआ जाता हूँ, फ़िश लेके आ जाता हूँ। उसमें मेरी 200-300 कैलोरी बर्न हो जाती है। फिर मैं शाम को ना चॉकलेट वॉकलेट खा लेता हूँ, तो मैं वो 200-300 कैलोरी अर्न कर लेता हूँ। गाड़ी का पेट्रोल बचा, शरीर की कैलोरी लगी और मैं बेहतर दिखने लग गया, क्योंकि मैं वीडियोस में शर्टलेस रहता हूँ अक्सर। गोवा में टेम्परेचर ही ऐसा है भाई कि आप शर्ट पहन के घूमोगे पूरा पसीने पसीने होते रहोगे। मैं वहाँ पे शर्टलेस रहता हूँ, ड्राइव भी शर्टलेस करता हूँ। एंड आई पोस्ट दिस। लोग कई बार लिखते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आप रोड पे शर्टलेस घूम रहे हैं। सो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, मेरे मेंटोर है, उन्होंने मुझे कमेंट बोला था कि जब ऐसा लोग लिखा करें प्लीज़ उनको ना मेरी तरफ से ये लिख दिया करो, तुम तो खुद नहीं लिखोगे, मेरी तरफ से लिख दिया करो कि जब रोड पे आप जैसे लोग बिना दिमाग के घूम रहे हैं तो क्या मैं बिना शर्ट के नहीं घूम सकता? I wear my own skin। भाई सो लाइफस्टाइल लिटरली मेरा कोई खर्चा नहीं है। 50,000 में हो जाएगा भाई, उससे भी बहुत कम में हो जाएगा। बट अगेन मैं डाइट ऐसी लेता हूँ, मेरी डाइट का बहुत खर्चा हो जाता है। तो वो भी तो बताओगे ना यार। मैं कपड़े छोड़ के मैं डाइट में घुस जाता हूँ। हाँ। अब मैं गोवा में रहने का मेरा एक ये भी मकसद है, क्योंकि मेरे डाइटिशियन ने बोला था कि फिश में सबसे कम कैलोरी होती है, तली हुई फिश खाओ तब भी एब्स बन सकती हैं। एंड मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ। मैं गोवा में रोज़ तली हुई फिश खाता हूँ, बट मैं अपनी कैलोरीज को बैलेंस करता हूँ एंड मैं अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छा प्रोटीन लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ मुझे अगले 30 साल तक करनी है। मुझे 30 साल तक वर्ल्ड घूमना है, मुझे 30 साल तक कंटेंट बनाना है। तो जो मेरी फिटनेस आज है, लोग घबरा जाते हैं कि भाई अभी मेहनत कर सकते हो, अभी तुम 25-30 साल के हो, गिव इट योर 100%, अभी तुम सब कुछ खड़ा कर सकते हो। मुझे लगता है मैं सस्टेनेबली खड़ा कर लूँगा। जब वो 50 की उम्र में घर बैठ चुके होंगे कि भाई घुटने नहीं चल रहे, अब ना अब मेहनत नहीं होती, अब नहीं होती, मैं उस समय वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा हूँ एंड आई विल स्टिल बी मेकिंग माय कंटेंट। मैं इतनी ही फोर्स से बना रहा हूँ, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ऐसे क्रिएटर्स को, ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे फिटनेस एंथुजियास्ट को फॉलो करता हूँ जो 65-65 साल में है और आज भी पुलअप के फर्स्ट सेट में 25 पुलअप्स मार देते हैं। मैं उन लोगों को देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं जब उस एज पे आऊँगा, अगर जिंदा रहा, हम जो कैंसर वाली चीज़ें खा पी रहे हैं वो नहीं हुआ, तो मैं इतना एक्टिव होऊंगा, या तो फिर वजूद मिट गया होगा, यूट्यूब चैनल ही बचा होगा पीछे। सो या दैट्स माय अप्रोच ऑन फिटनेस एंड वेलबींग। आकाश महेश्वरी शादी कब कर रहे हैं? ये तो वो क्वेश्चन हो गया सलमान खान को पूछा जाता है। यार अभी मेरी उम्र क्या है? मुझे लगता है कि यस, अगले 10 साल में इट वुड बी बेटर, या फिर मेरे बड़े भाई का जो मेरा जो नेफ्यू है, बड़ा नेफ्यू है, मैं सोचता हूँ कि बस इससे पहले कर लूँ। वो मुझसे पहले कर लेगा तो थू हो जाएगी कि चाचू से पहले कर ली, वो भी कहेगा चाचू निपट लो यार पहले। बट यस यार आकाश, म्यूजिक में ऑटो ट्यून क्या है? लोग उसको इतना बुरा क्यों समझते हैं? ऑटो ट्यून को इतनी गाली दी जा चुकी है, बट अगर जिनको थोड़ी सी भी समझ होगी म्यूज़िक की, वो इस बात से रेजोनेट करेंगे। या फिर अगर आपने किसी म्यूज़िक प्रोडक्शन या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर का ब्रेकडाउन या इंटरव्यूज़ देखे हैं, तो आपको शायद जान के थोड़ी सी सरप्राइज होगी, अरिजीत सिंह की आवाज़ में भी ऑटो ट्यून लगाया जाता है। आर्टिस्ट लाइव भी ऑटो ट्यून यूज़ करते हैं। ऑटो ट्यून क्या होता है? सपोज आपने किसी म्यूजिशियन को कहा कि भाई तुम्हें इस गाने को गाना है, इस गाने में एक नोट है, वो नोट है सी, लेट्स से सी, सा का एक मीटर है 0। जब आप एकदम सा गाओगे परफेक्ट सा, तो वो मीटर 0 आएगा। बट जब म्यूजिशियंस गाते हैं तो वो हल्का सा 0 के इधर 100 है, इधर भी 100 है, ये भी सा है और ये भी सा है, बट परफेक्ट सा ये है। ऑटो ट्यून क्या करता है? वो जो आपने हल्का से इधर गाया था उसको इधर कर देता है, एकदम परफेक्ट करना इसलिए जरूरी है। मैं तो सपोर्ट करता हूँ ऑटो ट्यून होना चाहिए, वरना सॉन्ग्स इतने रिफाइंड साउंड ही नहीं करेंगे। ओके, ऑटो ट्यून होना चाहिए भाई। किसी की आवाज में बहुत फील है, किसी के पास बहुत फील वाली आवाज है, बहुत इमोशन से गाता है, अपने दिल से गाता है, सुर इतने पक्के नहीं है, तो क्या वो गाना छोड़ दे? नहीं, उन लोगों के लिए ये इफेक्ट बना है, ये प्लग इन बनी है, ये चीज है कि भाई आपका फील अच्छा है, आपको हम पीछे नहीं रहने देंगे, ऑटो ट्यून यूज कीजिए ना, एंड इट साउंड सो गुड।
और जो उनके ट्रू फैंस होंगे ना वो उनको लाइव कॉन्सर्ट में देखने जाएंगे, उनको पता है मैं इस आर्टिस्ट का फैन हूँ, ये आर्टिस्ट परफेक्ट पिच नहीं गा पाता है बट मुझे पसंद है यार, मुझे इस आदमी की आवाज़ और फील पसंद है, मैं इसकी वो फील सुनने जा रहा हूँ, मैं इसकी परफेक्ट, अगर मुझे सुनना होगा मैं यूट्यूब पर बैठ के देख लूँगा, मैं कॉन्सर्ट पे जाऊँगा, मुझे इस आदमी को रॉ सुनना है। सो ऑटो ट्यून, आई सपोर्ट ऑटो ट्यून, एवरीवन शुड यूज ऑटो ट्यून। मैं अपने कितने दोस्तों को बोलता हूँ, कंटेंट क्रिएटर्स को, भाई तेरा सॉन्ग ना थोड़ा सा इधर उधर, क्योंकि हम गिटार को ट्यून करते हैं ना बजाने से पहले, कीबोर्ड ऑटोमेटिकली ट्यून रहता है, ये सब किस पे ट्यून्ड है, परफेक्ट पिचेस पे। वोकल्स को भी तो करो तभी तो मिल के आएगी पूरी चीज, वोकल्स आपके अनट्यून्ड है, गिटार से मिल के आएगा ही नहीं कभी। ऑटो ट्यून सबको यूज करना चाहिए, थोड़ा बहुत यूज करो बट अपनी स्किल पे वर्क करते रहो, इतना वर्क करो कि आप किशोर कुमार जैसे या फिर फ्रेडी मर्करी जैसे बन जाओ कि आप जो गाओ वो एकदम 0-0 पे लैंड होता रहे, इतना वर्क करो। बट जब तक नहीं हो रहा है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। यूज ऑटो ट्यून, जो टेक्नोलॉजी यूज, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो ना, पहले नहीं करते थे, अब है यूज कर रहे हो ना, ऑटो ट्यून यूज करो ना, अगर उससे आपका प्रोडक्ट अच्छा साउंड कर रहा है, यूज इट। क्या बॉलीवुड में किसी एक दो कंपनी की मोनोपोली चल रही है और क्या उससे म्यूजिशियंस एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या सिंगर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या उनको सही पैसे मिल रहे हैं? इज इट ल्यूक्रेटिव? आई नो इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग अगेन, उस पर बताओ। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, कुछ एक दो कंपनीज हैं जिनके बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिसपे वो फेक लाइक्स, फेक व्यूज़ डलवाते हैं। मेरा एक दोस्त था, वही डालता था उस बड़े चैनल पे, उसने मुझे दिखाए थे ऑर्डर्स, 1-1 मिलियन व्यूज़ के ऑर्डर थे, 1000-1,500 कमेंट्स के ऑर्डर आते थे उसके पास कि लगाओ। ऐसा होता है? यस, उससे वो ट्रेंडिंग पे जाते हैं ना, नंबर 1 ऑन ट्रेंडिंग। नकली डलवा लेते हैं, किक स्टार्ट मिल जाती है, जैसे वो ट्रेंडिंग में आते हैं वहाँ से हम देखते हैं ट्रेंडिंग अच्छा है क्या, नकली व्यूज़ तो ट्रेंडिंग पे चला गया। बट अब यूट्यूब ने भी बहुत अच्छे एल्गोरिदम्स लगा दिए हैं, तो अब बहुत अच्छे वाले व्यूज़ और अच्छे वाले कमेंट्स लिखने पड़ते हैं। यस, मोनोपोली है, यस म्यूजिशियंस एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उन्हें उनकी स्किल और उनकी मेहनत जितना डिज़र्व करती है उससे शायद 1/10 मिल रहा है। बट आर्टिस्ट यार दिल से काम करता है, वो पैसों के लिए काम ही नहीं करता। वो कहता है यार ये मैं जो बजा रहा हूँ घर पे, मुझसे कहीं भी बजवा लो, जो देना दे देना यार, मैं तो, मुझे बजा के उतना ही सुख मिल रहा है घर पे भी, तुम वो मुझे 10,000 दे के बजवाओगे उतना ही सुख मिलेगा, 1 लाख दे दोगे मुझे उतना ही सुख मिलेगा। मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा म्यूजिक मैटर करता है। बट क्या कहीं बाहर लगाने की जरूरत है? मुझे लगता है यार एक नीचे थ्रेशोल्ड होना चाहिए, इसलिए कई बार मेरे को इधर उधर से ऑफर आए, म्यूजिक लेबल से ऑफर आए, मैं नहीं किया, क्योंकि मेरी मैनेजर बहुत खिलाफ है इन सब चीज़ों के। वो कहती है आकाश मैं सब म्यूजिशियंस को उनका हक नहीं दिला सकती, बट मैं तुम्हें मैनेज कर रही हूँ, मैं तुम्हें तो तुम्हारा हक दिलाऊंगी, तुम इससे ज़्यादा डिजर्व करते हो। मैं बूस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मेरी स्किल बहुत अच्छी, मैं अभी भी कहूँगा इस मोहल्ले में भी सारे गिटारिस्ट निकाल लो, उसमें भी मैं टॉप 10 में ही आ पाऊँगा, मैं 1 पे नहीं होऊंगा। आई एम नॉट अ वेरी स्किल्ड गिटारिस्ट, आई एम अ वेरी एवरेज गिटार प्लेयर, मैं रोज़ सीख रहा हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा मुझे सब आता है, बट मैं सब सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं हमेशा करता रहूँगा, 10 साल से कर रहा हूँ। सो येस, देयर शुड बी अ बार, देयर शुड बी एन एसोसिएशन जो रेगुलेट करे कि भाई इससे कम सेशन आर्टिस्ट की फीस नहीं होनी चाहिए। गाने की रॉयल्टी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने किसी अपनी कॉम्पोजिशन में किसी से तबला बजवाया तो रॉयल्टी आप उस तबला प्लेयर को दे दो, मत दो, आपकी ओरिजिनलिटी है, बट उसको यार एक अच्छी कॉस्ट तो दो यार। तुम वहाँ पे करोड़ों छाप दे रहे हो, तुम उसको एक सेशन पे आने का 2,500 रुपये दे रहे हो। ऐसा होता है? यस यार, वो 1,000 रुपये की तो कैब लगा के आया यार, उसका इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस इस सेशन के लिए 1,000 रुपये था, तुमने उसको 2,500 रुपये दिए यार, 500 रुपये दिए तुमने उसको। तुम क्या कर रहे हो? ये तुम म्यूजिशियन बोल रहे हो खुद को, तुम दूसरे म्यूजिशियन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो यार, उनकी आर्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ये गलत है। इसलिए मैं अपने इंस्टाग्राम पे सबको गाइड करता रहता हूँ। ओके, यहाँ पर एक टफ क्वेश्चन है आपके लिए। टू ब्रेक द मोनोपोली, अक्की हिमसेल्फ स्कूल ऑफ म्यूजिक ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है या करेगा फॉर योर स्टूडेंट्स जिनको ये ऐसा एक्सप्लोइटेशन फेस ना करना पड़े? आई विश वो कौन सा शार्क टैंक आता है, क्या आता है, वैसा मुझे कोई स्पॉन्सर कर दे। मैं अपना खुद का, जैसे दिस फॉर्मेट कोक स्टूडियो, MTV अनप्लग्ड, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन फॉर्मेट जिसमें मैं अपना खुद का एक लेबल लाऊं और मैं ऐसे म्यूजिशियंस को प्रमोट करूं। जो म्यूजिशियंस शहर में नंबर 1 ना हो बट वो मेहनत कर रहे हो, नंबर 1 नहीं बन पा रहे हैं, या तो उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो ऑडियंस नहीं मिल रही, या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वो मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट करेंगे, मैं उनसे बोलूँगा अपनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन शेयर करो या अपना कोई कवर ही शेयर करो, मुझे देखना है तुम लोग ने क्या अलग किया, या अगर तुम लोग वो चीज़ डिजर्व करते हो, मैं उनको स्पॉन्सर करके उनके अच्छे वीडियोज़, उनकी एल्बम्स लॉन्च करना चाहता हूँ। तो दिस इज़ अगेन ऑल डिपेंडिंग ऑन कि मुझे कोई स्पॉन्सर मिल जाए, बिकॉज एट द डेट मैं इतना स्पॉन्सर नहीं कर सकता।
मैं जिनको स्पॉन्सर कर सकता हूँ उनको मैं एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ कि भाई मेरे से सीखो, जितना मुझे आता है मेरे से ले जाओ। बट मैं इन बैंड्स को ज़रूर फंड करना चाहूँगा। मैंने बहुत सारे लाइव बैंड्स देखे, बहुत अच्छे बहुत अच्छा टैलेंट है। मुझे लगता है बाहर आना चाहिए, यूट्यूब पे एक अच्छा वीडियो होना चाहिए इनका, इनकी स्पॉटिफाई पे एल्बम होनी चाहिए, इनकी एप्पल म्यूज़िक पे लिस्टिंग होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा मैं उनका एक कोक स्टूडियो टाइप का बनाऊँ ताकि उनकी एक अलग ऑडियंस क्रिएट हो जाए। हाँ, लोग इंडिपेंडेंट बैंड्स को कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बट तुम क्रीम इंडिपेंडेंट बैंड्स को सपोर्ट कर रहे हो यार। इनको भी तो देखो, इनकी भी तो कॉम्पोजिशन से थोड़े नीचे वालों की, उनको कौन सपोर्ट करेगा यार। आकाश, जैसा आपका अपीयरेंस है, लोग आपको कई बार जज करते होंगे यार कि यार ये बड़े बाल बाबा टाइप है, तो बहुत इन्वॉल्व होगा ड्रग्स में, या ड्रग्स कितना ज़्यादा म्यूजिशियंस की लाइफ में है। क्या हम जो विज खलीफा को देख रहे हैं, या हम किसी और म्यूजिशियन या किसी ऐसे स्नूप डॉग को देख रहे हैं, तो इज दिस लाइफ, या अगर है तो ऐसे कैसे बचें, और लोगों ने जो आपके लिए परसेप्शन बना रखा है वो क्या गलत है? मतलब लोगों ने परसेप्शन बनाया हुआ कि मैंने बिल्कुल बनाया। ओह, वो कैमरे के पीछे वाली लड़की नहीं बोल रही थी आपसे अभी? वेल, आप गलत नहीं थे। मैं गोवा में जब नया नया गया था, अपनी गाड़ी में एक बंदा आया, कहता भाई वीड। मैंने कहा नहीं भाई नहीं चाहिए। कहता नहीं मैं मांगने आया हूँ, आपके पास वीड है, आप डीलर लग रहे हो। शख्स। और ये मेरे साथ केवल गोवा में नहीं हुआ, मेरे साथ इस बार लद्दाख में भी हुआ। बाबा माले। मैंने कहा हैं? मैं अब तो समझ गया, जब भी मुझसे कोई बाबा माले पूछता समझ जाता हूँ एक इजरायली लड़की मुझे अब इंस्टाग्राम पे फॉलो करने लग गई है। वो मेरे पास आई और सब लोग लद्दाख वाली हमारी ट्रिप, ओ भाई शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ हिटिंग ऑन यू। मैंने कहा सुनो, मुझे पता है क्यों आई है मेरे पास, उसको माल चाहिए था, उसको लगा मैं डीलर हूँ। बट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस शिट यार। बट येस, म्यूजिशियंस आर इन्वॉल्व। देयर आर कंट्रीज जिन्होंने लीगल कर दिया है। अगर आप वहाँ जाके कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इट्स योर लाइफ, दे आर योर लंग्स, इट्स योर सिस्टम। अगर आपको वो करने से आपका कुछ पर्सपेक्टिव चेंज होता है, साइकेडेलिक कुछ चेंजेस आते हैं और आप कुछ अलग म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो, इट्स योर लाइफ, इट्स योर लंग्स, गो फॉर इट। यार आपको लोग फॉलो करते हैं ना, आप फिटनेस एंथुसियास्ट हो, म्यूजिशियन हो, तो वो बच्चे जो अभी छोटे हैं, जो आपको देख के सीख रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे बचें, ये कूल नहीं है, ये कैसे बताएं? ये कूल ना कभी था ना कभी होगा, ये हार्मफुल है, ये आपकी वाट लगाएगा, ये आपको हॉस्पिटल तक लेके जाएगा। इससे बचने के लिए आपको अगर अपनी स्पिरिचुअलिटी को खोलना है, अपने पर्सपेक्टिव को खोलना है, गो ट्रैवल। आई थिंक ट्रैवल इज़ द बेस्ट ड्रग, जो मैंने अब जाना है। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाला था दैट आई वाज इन डिप्रेशन अभी कुछ महीने पहले। उसके बाद मैं इस लद्दाख ट्रिप के बाद मुझे समझ में आया कि ट्रैवल आपकी ज़िंदगी में क्या कर सकती है। ट्रैवल इज़ अ ड्रग। मैं आज तक रिलेट नहीं कर पाता था किसी भी ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर से, अब मैं कर पाता हूँ। गो ट्रैवल करो, आपको वही हाई मिलेगी, आपके वही पर्सपेक्टिव्स खुलेंगे और आप घर पे आके एक अलग आर्ट बनाओगे। कैरी योर इंस्ट्रूमेंट, जब वो पर्सपेक्टिव खुले, जिस जगह भी बैठे हो एकदम से वो खुला, रिकॉर्ड कर दो, कुछ घर आके प्रोड्यूस करो, स्पॉटिफाई पे निकाल दो। इन सब चीज़ों से दूर रहना है। हमेशा ये चीज़ें लुक्रेटिव लगेंगी, आपको पुकारती रहेंगी, आओ मुझे फूको, आओ मेरी 2 बोतलें पी जाओ, बट नहीं, आपको इससे दूर रहना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आकाश, बहुत मजा आया, गूज़बम्स है ये सुनकर, ये जानकर आकाश के बारे में। एंड बहुत सारी लिंक्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। इसके साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किस तरह का पॉडकास्ट चाह रहे हैं, सो दैट अगले एपिसोड में मैं वैसा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।